All right, hello everyone. Welcome back to Asma Sayed Official. We have already started with the NCERT reading lectures और ये सारी playlist available है YouTube चैनल पर. Since everyone was asking for one shot video और अभी बायोटेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे चैप्टर्स पर स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनेगी. नाउ वी आर कंप्लीटिंग दी वन शॉट, मतलब एक पूरा प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन प्लेलिस्ट देखने का अगर टाइम नहीं बचा है तो हम जल्दी से वन शॉट स्टार्ट करेंगे और उसको जल्दी से खत्म करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सिलेबस. समझ में आया? इस वीडियो में आपको हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट हम वन शॉट में क्लियर करने का ट्राई करेंगे. हो सकता है वन शॉट में 2 पार्ट्स में अपलोड करूं, हो सकता है एक ही पार्ट में अपलोड हो जाए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर और द लेंथ ऑफ द चैप्टर क्या है, कितना डीप कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम जो है इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से कवर करने का ट्राई करें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मोर डिले. क्या करने वाले हैं आज हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर के ठीक है स्टार्टिंग में भी बताया था. 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं और जो हमने रिसेंट देखा है, इसके पहले तो 2 ही क्वेश्चन आते थे या तो 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो रिसेंट एनालिसिस हुआ है उसमें हम देखो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आए हैं. सो ये बहुत ही, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज लाइक अ बेसिस फॉर फर्दर क्लिनिकल एप्लीकेशंस. उसके जो भी होते हैं उसका आपको पहले तो पता होना चाहिए ना कि किधर की बात चालू है, क्या बारे में बात कर रहे हैं, वेयर इज टेस्टिस लोकेटेड, वेयर इज पेनिस लोकेटेड, विच ऑर्गन दे आर टॉकिंग अबाउट, विच वेसल्स तो नहीं है आप लोग को, लेकिन ठीक है फिर भी विच लिगामेंट दे आर टॉकिंग अबाउट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बेसिक है आप लोग के इसमें, तो इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आप लोग को वही क्वेश्चंस आएंगे नीट में जो जिसका कोई यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एनी सच थिंग कुछ भी रैंडम उठा के पूछ लिया नहीं. आजकल जो मतलब जो पैटर्न देखा जा रहा है रिसेंट एनालिसिस में, ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 चैप्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं. ठीक है, तो ऐसे सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान में रखना है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी एक बहुत ही हाई ऐसा एक फील्ड बन रहा है जहां पे से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो बस अभी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया है, देखो एनसीईआरटी को हमें पूरा कवर करना है. वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एनसीईआरटी इन केस ऑफ बायोलॉजी, तो हमने ये वन शॉट में पूरा कवर कर रखा है. और एक चीज नोटिस में बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग बता दूं, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड है. 2024 का मैंने पेपर पूरा सॉल्व करके अपलोड किया है. जो 2025 के नीट एस्पिरेंट्स उनको प्लीज आई एम टेलिंग यू उसको जाके सॉल्व करो. आप कहीं से भी सॉल्व करो, लेकिन 2024 के पेपर को सॉल्व करो. काफी इजी पार्ट आया था, जूलॉजी में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. और अभी रिसेंट क्या पैटर्न चल रहा है उस बेसिस पे तो आपको पूरा अपडेटेड रहना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का क्या लैंग्वेज है, क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, वो आपको समझ में आना चाहिए. तो इसलिए पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है, पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है. तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो. और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. ठीक है, सब चीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है और धीरे धीरे करके हम सारे वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे. मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगी या फिर ऐसा नहीं दूंगी जिसका मैं वीडियो सॉल्यूशन अपलोड नहीं करने वाली हूं. तो आपको हर चीज, हर क्वेश्चन जो भी मैं कराने वाली हूं सबका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा. अभी जो हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं ना, इसके अंदर 2024 से लेके 2015 तक के हमने लिया है. ठीक है, उसके बाद में हम 2015 से लेके पिछले और 10 सालों का कर लेंगे, कोई मसला नहीं है. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद टर्मिनोलॉजी. सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए हुए स्टार्टिंग के पैराग्राफ में कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जो ह्यूमंस होते हैं वो विविपेरस होते हैं. हमने एनिमल किंगडम वगैरह में देखा है कि ओविपेरस नाम के भी टाइप के भी कुछ एनिमल्स होते हैं. राइट, तो वहां पे ओविपेरस होते थे, यहाँ पे विविपेरस होते हैं. ह्यूमंस जो होते हैं वो किस में आते हैं? विविपेरस में आते हैं. वो अंडे नहीं देते हैं. ठीक है, तो विविपेरस होते हैं मतलब दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. तो ह्यूमंस किस में आते हैं? दे कम इन विविपेरस. तो विविपेरस के अंदर आते हैं. और क्या बताया हुआ है कि यही सब बताया है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर फीमेल और मेल का गैमीट्स का फ्यूजन होता है. और फिर जो है पूरा आपको एक डिटेल, मतलब एक ओवरव्यू आप लोगों को बताया, डिटेल नहीं बताया, ओवरव्यू बताया. तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज वहां पर बताई गई है कि गैमेटोजेनेसिस. अब सबसे पहला यहाँ पे बताया है गैमेटोजेनेसिस. गैमीटो एज द नेम सेज, ठीक है, गैमीटो का मतलब क्या होता है? गैमीट से रिलेटेड बात की जा रही है. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. जहां पर भी आपको वर्ड आ जाए जेनेसिस, बिल्कुल डरना नहीं है. जेनेसिस आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल सकते हो. जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कोई भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी चीज क्रिएट हो रही है उसको जेनेसिस बोलते हैं. सो दिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, अब जो गैमीट्स होते हैं इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल, क्या बनाना है,
क्या हमारा जो है मोटिव होगा गैमिट बनाने के लिए, तो मेल के केस में होते हैं स्पर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीमेल के केस में होता है क्या, ओवम। तो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बनते हैं, इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस का एक मैं और पार्ट बता दूं, तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है, गैमेटोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, इसको फीमेल के केस में क्या कहते हैं और मेल के केस में क्या कहते हैं, गैस करो जल्दी से। फीमेल के केस में इसे हम कहते हैं oogenesis, oogenesis, ठीक है। मेल के केस में हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या बताया मैंने, फॉर्मेशन। यहां पर भी जेनेसिस है, यहां पर भी जेनेसिस है। ऊ इज रिलेटेड टू द ओवम या फिर ओवा, ठीक है। ओवम एक होता है, ओवम कैसा होता है, सिंगुलर के लिए ओवम यूज करते हैं, ओवा मतलब प्लूरल, बहुत सारे जब ओवम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ओवा कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड टू स्पर्म, बहुत ही इजी है, ठीक है। मेल के केस में क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट आ जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन देखो, इंसेमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अंदर तक इंसर्ट करना, ठीक है। इंसर्ट हम क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेशन के केस में हम इंसर्ट कर रहे हैं स्पर्म्स, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, स्पर्म्स का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ओके। इन कहां पर स्पर्म्स को हमको ट्रांसफर कराना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कराना है, ताकि वहां पे जाके फ्यूजन हो सके, बिकॉज आवर मोटिव क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमें समझना है, तो उसके लिए इंसेमिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब कि हम कोई भी चीज को इंसेमिनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सीमेन, यहां पर आप लोग एक चीज समझ लो, सीमेन को हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सीमेन क्या होता है, दैट इज द फ्लूइड पार्ट, ओके, फ्लूइड पार्ट ऑफ दी, ओके, दैट इज द स्पर्म्स, ठीक है, तो उसको हम सीमेन कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, इंसेमिनेशन कह देते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, इंसेमिनेशन। अब स्पर्म्स रिलीज हो गए हैं, अब वो जाके ओवम से मिलेंगे, राइट। अगर सारी फेवरेबल कंडीशंस रहेगी तो बिल्कुल ओवम से जाके वो फ्यूज करेंगे, सब कुछ अगर सही रहेगा तो फ्यूज करेंगे, और इसी को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स लिख सकते हो या फिर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। इम्प्लांटेशन, अभी जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ है तो उसका कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, इसके फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, जाइगोट कह देते हैं। अब ये जाइगोट क्या करता है, मल्टीपल डिविजन करता है। तो जो जाइगोट बना कुछ इस तरीके का था, अब इसके अंदर क्या होते गए, मल्टीपल डिविजन होते गए, तो एक 2 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, फिर इसके अंदर क्या आ जाते हैं, 4 सेल के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ऐसे करते करते ये बहुत सारा डिवाइड हो जाता है, और फाइनली ये क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है डेवलप होकर, और उसी के साथ साथ ये यूटेरस में ट्रैवल भी करता रहता है। हम इसे आगे डिटेल में समझेंगे, अभी आपको सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजी समझाने के हिसाब से बता रही हूँ कि इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट, किसी भी चीज को इम्प्लांट करना मतलब कि आप कह दो उसको इम्बेड कर रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है कुछ, ठीक है, तो क्या हुआ है, वहां के अंदर जाके उसको इम्बेड हुआ है। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर देखो तो वहां पे इम्प्लांट्स के बारे में बात की गई है, तो वहां पे क्या करते थे, प्रोजेस्टेरॉन के रिच वाले हार्मोन्स के जो इम्प्लांट्स होते हैं, बेसिकली वो कुछ वी कैन से कुछ टाइप्स के केमिकल्स उसके अंदर से रिलीज होते हैं, जो उसको इम्प्लांट किया जाता है इन योर फोरा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, उसको इम्बेड किया जाता है अंडर द स्किन। तो वैसे ही यहाँ पर हम कुछ इम्प्लांट कर रहे हैं, क्या इम्प्लांट कर रहे हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है गेट्स ओके अटैच्ड वेयर, अटैच टू यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल को जाके वो अटैच हो जाता है, उसे हम कह देते हैं इम्प्लांटेशन। तो मतलब कि ये कुछ इस तरीके से क्या है, दिस इज योर यूटेरस, ठीक है। यहां पर क्या बना दिया मैंने, दिस इज द यूटेरस, ये उसका फंडस वाला पार्ट है। यहां से आई है क्या, दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब्स आई है यहां से, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, इस तरीके से। अब यहां पर देखो, ये जो लाइनिंग यहाँ पे बनी है, मसल्स की बहुत सारी लाइनिंग होती है, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे जाके ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाके इम्बेड हो जाता है, और इसके आगे जो आसपास क्या किसकी कवरिंग आ जाती है, यूट्रस के वॉल की कवरिंग आ जाती है। हम सब कुछ समझेंगे, बस अभी आपको इतना समझना है इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो कोई भी चीज जाके अटैच हो गई है वहां पे जाके, ओके, टू द यूट्राइन वॉल, जब वो अटैच हो जाता है अंदर जाके इम्बेड हो जाता है, दिस इज द ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है, दैट इज द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। और वो जाके क्या हो गया है, अटैच हो गया टू द यूट्राइन वॉल, उसी को हम कह देते हैं इम्प्लांटेशन। वो वहां जाके इम्प्लांट हो गया है। अब जेस्टेशन क्या होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, आफ्टर इम्प्लांटेशन जो भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट फॉर 9 मंथ्स, ये पूरा जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो जब जेस्टेशन स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स क्या वो अभी से फर्टिलाइज हुआ है, क्या वो अभी से ब्लास्टोसिस्ट बना है, नहीं, ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया है, उसके साथ साथ वो इम्प्लांट भी हो गया इन द यूट्राइन वॉल। याद रखना है। पार्चुरेशन क्या है, बहुत ही ईजी है। पार्चुरेशन आपका जो है ये एक मेडिकल टर्म है, एक बायोलॉजिकल टर्म है,
फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब नेक्स्ट आप लोगों को कुछ पॉइंट्स और बताए गए हैं लास्ट में, कि जो आपको इंट्रो है ना उसके लास्ट में बताया गया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है, मतलब इन केस ऑफ फीमेल्स जो उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, क्या कहेंगे हम उसे, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो यहाँ पे बात की गई है अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल। किसके बारे में बात की गई है, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ये फीमेल्स के केस में कैसा चलता है, फीमेल्स के केस में अगर आप देखो तो ये सीज हो जाता है नियर द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। और मेल्स के केस में देखो तो इवन इन ओल्ड एज, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, दे स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज, स्पर्म उनके अंदर फॉर्म होते ही रहते हैं। तो फॉर्मेशन कंटिन्यूज मतलब उनके बॉडी में जो है उनके टेस्टिस से स्पर्म जो है फॉर्म होते ही रहते हैं, एजाकुलेशन होता रहता है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसका आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो कहां पर लोकेटेड होता है, तो ये होता है इन पेल्विक कैविटी। इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज पेल्विक कैविटी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है। ये अगर आपकी समझ लो वेस्ट वाला रीजन है और यहाँ से लेग वाला रीजन आ जाता है, तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कह देते हैं, पेल्विक कैविटी। इधर तक के रीजन को हम क्या कह देते हैं, दिस इज योर एब्डोमेन, दिस इज योर एब्डोमेन। और ऊपर का रीजन जहाँ पे लंग्स और हार्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कह देंगे, थोरैक्स रीजन। जहां पे रिब्स प्रेजेंट है और आपका हार्ट और लंग्स वो सब प्रेजेंट है उसको हम कह देंगे थोरैक्स रीजन। एब्डोमेन में क्या आता था, आपके स्टमक, इंटेस्टाइन से सब आ जाते हैं। और पेल्विक रीजन में आपको क्या आ जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ, ठीक है, मेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो पेल्विक कैविटी में ही सिचुएटेड होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है, इट इंक्लूड्स व्हाट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे अबाउट टेस्टिस, दूसरा बात करेंगे अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, ठीक है, डक्ट्स जो अराइज होते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी टेस्टिस। फिर आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फोर्थली हम बात करेंगे अबाउट मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल बाहर की तरफ दिखने वाला एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटल ऑर्गन्स जो कि दिखाई देंगे बाहर से, दैट इज कॉल्ड एज, बॉडी के बाहर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ मेल्स क्या आ जाएगा, एक ही चीज आती है, पेनिस। आपको याद रखना है पेनिस का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ चीजें थोड़ी ऐसी ग्रॉस एनाटॉमी की तरह दी हुई है, बस आपको पता होना चाहिए। अब टेस्टिस क्या है हम सबको पता है। देखो ये जो पार्ट है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हम जब पूरा समझ लेंगे ना तब हम उसको नेमिंग करेंगे और आपको मेरे साथ में गेस करना है, उसके बाद में मैं उसको नेम करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, अगर आपको इसी लेक्चर में देखना है कि आप कितना समझे हो, आपको कितना समझ में आया है, तो बस ध्यान से इस लेक्चर को सुनो ताकि हम जब इसको नेम करें तब आप अच्छे से उसको समझ पाओ। तो अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये जो बाहर की तरफ ये जो स्किन बना हुआ है ना, ये पूरा ऐसा आप सोच रहे हो कि ओपन क्यों रखा है, क्या ये ओपन सही में होता है, नहीं, ये कुछ इस तरीके से जो है पूरी तरीके से कवर्ड होता है। अब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज दिस स्ट्रक्चर, और इसी को हम क्या कह देते हैं, टेस्टिस कह देते हैं। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ दैट इज टेस्टिस, और ये जो स्किन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पूरा उसको कवर कर देता है, इस तरीके से पूरा कवर कर देता है, और उसको हम क्या कह देते हैं, स्क्रॉटम कह देते हैं। क्या कहेंगे, स्क्रॉटम। इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले आप समझ लो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जो है टेस्टिस, ये लोकेटेड कहां होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। कहां लोकेटेड होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले बात की गई है जो टेस्टिस है इसकी ग्रॉस एनाटॉमी हम देखेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब, ग्रॉस मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको क्या दिखाई देगा, एनाटॉमी मतलब उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एनाटॉमी में और कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी ये प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे पूरे शरीर के बाहर से एक प्रोट्रूजन दिखाई देता है, उसको हम कह देते हैं टेस्टिस। अब स्क्रॉटम क्या है, इट इज अ बैग लाइक कवरिंग होती है। ये क्या होती है, बैग लाइक कवरिंग ऑफ व्हाट, ऑफ टेस्टिस। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड एज व्हाट, डार्टोस मसल, ठीक है। इसका नाम आपको दिया नहीं है, नहीं याद रहता है, मत याद रखो, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है स्क्रॉटम जो है ऊपर का कवरिंग है। स्क्रॉटम क्या है, स्क्रॉटम ये ऊपर का कवरिंग है, और जो टेस्टिस है वो अंदर का मेन मैटर है, ठीक है। अब जो स्क्रॉटम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है यहाँ से। जो स्क्रॉटम होता है बेसिकली वो बाहर निकला हुआ एब्डोमिनल कैविटी, एज यू कैन सी ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है। यहाँ पर तो आपकी सब चीज प्रेजेंट है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम निकल के आ रहा है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दिस इज योर रेक्टम, ये पूरा रेक्टम वाला पार्ट है जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टूल्स प्रेजेंट होते हैं, फीसेस प्रेजेंट होते हैं। ये आपका है सेमिनल वेसिकल्स, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जिसके अंदर आप यूरिन स्टोर करते हो। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इसको देखो तो यहां से ये चीज जो निकल के आ रही है, दिस इज वास्ट डिफरेंस, पहली बात। दूसरी बात कि जो जहां से वो निकल के आ रही है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर कहां पे लोकेटेड है, क्या वो पेरिटोनियम के अंदर आ रहा है, क्या वो इस पार्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो कहां पर प्रेजेंट है, इस पूरे पार्ट के बाहर साइड प्रेजेंट है। जिस तरीके से पेनिस प्रेजेंट है उसी तरीके से स्क्रॉटम और टेस्टिस ये दोनों बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब ये बाहर प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, तो जब ये बाहर प्रेजेंट होते हैं तो इनका एक काम होता है कि मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। स्क्रॉटम का क्या काम है, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ testis for formation
ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करवाना अगर है, ठीक है, स्पर्म का क्या करवाना है, फॉर्मेशन कराना है, तो वो जिसका सुटेबल टेम्परेचर आप कह सकते हो ना, वो हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी का डिग्री जो है 37 डिग्री सेल्सियस समझ लेते हैं, तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वो 37 पर नहीं होगा, 38 पर बिल्कुल नहीं होगा। कहां पर होगा वो, या तो 35 डिग्री सेल्सियस पर होगा या तो फिर 34 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो वो जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर चल रहा है उससे थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए टेस्टिस कहां पर होती है, बाहर की तरफ डिस्टेंडेड होती है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। अब इसका शेप देख लेते हैं। जो टेस्टिस होता है ये कैसा होता है, ओवल इन शेप होता है। दूसरा लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो जो इसकी लेंथ होती है दैट इज 4 to 3 सेंटीमीटर, नहीं 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है। 4 to 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ और ठीक है 2 to 3 सेंटीमीटर इज द विड्थ ऑफ दी, ओके, दैट इज योर टेस्टिस। अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ये जो पूरा टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो टेस्टिस दिखाई दे रहा है, मतलब एक टेस्टिस के अंदर वी विल सी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने बताए हैं, 250 नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। तो मतलब इस तरीके का कुछ टेस्टिस होता है। यहाँ से क्या बना है, दैट इज दी एपिडेडिमिस, ठीक है। तो एपिडेडिमिस यहाँ से कवर कर रखा है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब हम इसको जो है इस प्लेन में अगर इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, इस प्लेन में अगर इस तरीके से हम उसको कट कर देंगे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे, ऐसा कट अगर हम इसमें डालेंगे कि वो ऐसे स्लाइस बन के कट होके निकले, तो व्हाट वी कैन सी इनसाइड इज डिफरेंट कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके के बने हुए। ऐसे कितने कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, और इनको हम नाम क्या देते हैं, वी कॉल इट एज टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, ठीक है। अब ये लॉब्यूल्स के अंदर कुछ सामान होंगे, कुछ चीजें रखी होगी, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स, दैट इज नथिंग बट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक लॉब्यूल इस तरीके का कुछ दिखाई देगा, तो इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एकदम कॉइल्ड शेप में पड़े हुए होते हैं। तो दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में क्या बोला गया है कि हर एक लॉब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोले हैं, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखा है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉइल्ड क्यों है वो, क्योंकि दे आर वेरी लेंदी, उनको एक छोटी सी जगह में कंपैक्ट फॉर्म में रखने के लिए उनको कॉइलिंग की जाती है इस तरीके से। तो वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये जब हम समझेंगे, ट्यूब्यूल्स है तो ऑफकोर्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उनका होगा, ठीक है। अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और अगर हम इसको यहाँ से कट करके देखें, ठीक है, अगर इस वे में हम उसको कट करके देखें, तो ऊपर की तरफ से अगर हम देखेंगे, यहाँ की तरफ से अगर हम देखेंगे, तो हमको इस तरीके का सर्कल दिखाई देगा। अब ये जो सर्कल है इसको हम क्या कह देते हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब किसी भी सिलिंड्रिकल चीज का जब आप उसको क्रॉस सेक्शन लेते हो, मतलब हम उससे क्या देख रहे हैं, उसका सर्क्यूलर वाला अंदर का क्या दिखाई देता है, वो सेक्शन हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, वी कैन सी हियर फर्स्टली, तो बाहर की तरफ एक लाइनिंग होती है और अंदर की तरफ एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड चीज क्या आ जाती है कि बीच में एक लुमेन प्रेजेंट होता है। सो विल मेक दिस, यहाँ पे एक लुमेन की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बाहर की तरफ कुछ सेल्स ने लाइन कर रखा है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि सपोज करते हैं ये दूसरा क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे एक और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेम इसी तरीके का जो है स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट विच लाइंस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम इनसाइड एंड इन बिटवीन वी कैन सी अ लुमेन, ठीक है। और ये लुमेन के अंदर से क्या पास करते हैं, स्पर्मेटोजोआ पास करते हैं। अब यहाँ पर एक और एक स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है वो है लेडिक सेल्स। इनके बीच में जो चीजें प्रेजेंट होती है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कह देते हैं लेडिक सेल्स। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम लेडिक सेल्स। इसी का दूसरा नाम क्या है याद रखना है, द डिफरेंट नेम फॉर दिस इज इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल क्यों बोला गया है, द वर्ड इंटरस्टिशियल इटसेल्फ मींस कि कोई दो चीज के बीच में वो प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और उनका दूसरा नाम लेडिक सेल्स है, ये याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या आपको दिखाई देगा, तो आपको और भी चीजें दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो ऐसे पूरा इस वे में रन करती है। तो जब आप उसको कट करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर से ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, मतलब दीज आर नथिंग बट द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है, इसको नेम करते हैं फटाफट से। फर्स्टली आपको दिखाई देगा, ठीक है, द थिंग दैट इज ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सबको पता है ये पूरा क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। दिस एंटायर थिंग, दिस सर्कुलर थिंग इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाहर मैंने आपको बोला दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, एक जो लाइन करते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, दीज आर सर्टोली सेल्स विच लाइन, या लाइनिंग करना मतलब किसी भी चीज का कोई ल्यूमेन अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर से जो उसको कवर कर रहे हैं, अंदर से पहला लेयर, सेकंड लेयर, नजदीक के लेयर्स उसको दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं लाइनिंग करना। तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं अंदर की तरफ, कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होते हैं, बीच के एरिया में आपको दिखाई देंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं मेल जर्म सेल्स कहते
कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल्स। इनके अंदर क्या हो रहा होता है, कंटिन्यूसली माइटोसिस हो रहा होता है। माइटोसिस क्यों कर रहे होते हैं वो, ताकि अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सके। ये जो मेल जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स एज द नेम सेज, इनसे ही क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो ये जो होंगे या आगे जाके मॉडिफाई होकर डेवलप बनके क्या होंगे, फाइनली स्पर्म बनेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस हम देखते हैं मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने का, इसी को हम क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं। फाइन। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो सेल्स थे, ये किसके साथ में प्रेजेंट मिलते हैं, हमें सर्टोली सेल्स के साथ में मिलते हैं। अब ये जो सेल्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इनके फंक्शंस भी हम देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले तो और दूसरी चीज क्या मिल रही है, जो रेड वाले स्ट्रक्चर्स है, ये सारे क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो स्मॉल अमाउंट में आपको ब्लड वेसल्स भी मिल जाते हैं। और दूसरा क्या प्रेजेंट होगा, दीज क्रीम स्ट्रक्चर्स जो मैंने यहाँ पे ठीक है स्किन कलर के कुछ इसमें बनाए हैं पिंक कलर में, दीज आर लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स का भी कुछ इसके अंदर फंक्शन होता है। और ये जो बीच में प्रेजेंट है, दिस इज नथिंग बट लुमेन। अब लुमेन के अंदर आपको जो है स्पर्म्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उनके क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पर्म्स कहां पर प्रेजेंट मिल रहे हैं आपको, ल्यूमेन के साइड में स्पर्म्स मिल रहे हैं। क्यों ल्यूमेन की तरफ पहुंचे हैं स्पर्म्स, फॉर ट्रैवलिंग फॉरवर्ड्स, वो आगे जाके फॉरवर्ड पूरा ट्रैवल करेंगे और फिर उसके बाद में दे विल रीच एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस वास रेफरेंस, और फिर फाइनली वो आ जाएंगे एजैकुलेटरी डक्ट में फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स के अपनी सिक्रीशंस लेकर, और फिर वहां से वो यूरेथ्रा में एंटर करेंगे। ये पूरा पाथवे हम आगे देखने वाले। अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया। अब इसके फंक्शंस देखो फटाफट से। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये तो पहली बात तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, पहला इनका काम हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद में सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल्स होते हैं। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करना है, जिनको हम ग्रो कर रहे हैं। व्हाट डू वी वांट टू ग्रो, इसके अंदर मेन फंक्शन क्या है, स्पर्म बनाने का है। तो स्पर्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट और डिवीजन या फिर मैच्योरेशन, ये सारा काम का न्यूट्रिशन जो भी प्रोवाइड करने का काम होगा, ये सर्टोली सेल्स के थ्रू होगा, ठीक है। अब दूसरा आपको सर्टोली सेल्स के बारे में क्या याद रखना है, तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। तो ये जो FSH होता है, ये सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। समझ में आया यहाँ तक। अब दूसरा आ जाता है मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स से स्पर्म्स बनते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। दूसरी चीज आ जाती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का सिंपली क्या काम होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्यों प्रेजेंट होगी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्यों बनेंगे, बिकॉज हर जगह मेटाबॉलिज्म हो ही रहा है बॉडी में, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्यों बनेंगे, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, बिकॉज इवन दे नीड ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर है उनको, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या करती है, एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, हार्मोन्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है, और दूसरा कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वीन्स, ठीक है, वो उसको लेके जाती है। अब ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स होता है। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं, ये ल्यूमेन के अंदर से ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का आपको एक काम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनका, और वो काम ये है कि दे प्रोवाइड, दे रिलीज एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या है, दीज आर अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स। ये क्या है, दीज आर अ ग्रुप ऑफ मेल हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्ट प्रीडोमिनेंटली आपको क्या याद रखना है, मेल हॉर्मोन्स के अंदर, ठीक है, एक तो फॉरमोस्ट क्या आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी असेंशियल मेल हार्मोन, ठीक है। इट इज अ वेरी असेंशियल मेल हार्मोन, जो कि प्रीडोमिनेंटली मेल्स में मिलता है और फीमेल्स में भी मिलता है, लेकिन लेस क्वांटिटी में मिलता है, ये याद रखना। और टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा, ये पूरा ये हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, जो लेडिक सेल्स है, ठीक है। FSH मैंने बताया था, FSH किसको कंट्रोल करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, सर्टोली सेल्स को, फॉर द डिवीजन ऑफ व्हाट, मेल जर्म सेल्स और फर्दर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। अब जो ये लेडिक सेल्स होते हैं, ये किसके कंट्रोल में होते हैं, तो LH होता है, विच इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये क्या करवाता है, ये अपने LH को कंट्रोल करता है, सॉरी लेडिक सेल्स को कंट्रोल करता है। जैसे ही वो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, LH ने स्टिमुलेट किया, LH ठीक है सिक्रीट हुआ, और LH ने किसको ठीक है स्टिमुलेट किया, लेडिक सेल्स को। लेडिक सेल्स क्या करेंगे, अपना काम और अच्छे से करेंगे। उनका काम क्या है, फॉर द प्रोडक्शन और द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, दैट इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन, वो रिलीज करवाएंगे। अब इसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां तक आपको समझ में आ गया कि स्पर्म्स जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं, और इसका ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में आपको क्या बताया है कि कौन से डक्ट्स है, पहले तो आपको उसको नेम करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा दैट इज योर रेटेटेस्टिस, ठीक है। रेटेटेस्टिस, ये रेटेटेस्टिस कहां से मिलते हैं हमको, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाद में आगे जाके क्या बनाते हैं, रेटेटेस्टिस बनाते हैं। रेटे का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। तो एक जो नाम आपको पड़ रहा है नेटवर्क, ये कहां मिल रहा है, टेस्टिस में मिल रहा है, तो रेटेटेस्टिस। दूसरा क्या आ जाएगा, सेकेंड थिंग दैट वी कैन सी देयर इज वासा एफरेंशिया, ठीक है। तो वासा एफरेंशिया आगे जाके हमें मिलता है, वासा एफरेंशिया, ठीक है। और फिर आगे इसके क्या मिलेगा, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस,
ठीक है, और फिर मिलता है वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस के आगे मिलता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये कहां जा रहा है? इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर जा रहा है। और फाइनली किसके अंदर जा रहा है? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो फाइनल पैसेज है जहां से जो है स्पर्म्स का रिलीज होता है। तो आपके डक्ट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? दिस, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा आपका डक्ट्स के अंदर आ जाएगा। डक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट चैनल्स। डक्ट्स का मतलब ही क्या होता है? चैनल्स। तो जो आपको चैनल्स मिलते हैं इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ये डक्ट्स का काम क्या है? तो ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं? एंड स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर स्पर्म्स इन देम। स्पर्म्स और सीमेन अपने अंदर क्या करते हैं? ये स्टोर करके रखते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। जो रेटिटेस्टिस है वो वासा एफरेंशिया में जाता है और एपिडिडमिस। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। और यहां पर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यहां पर प्रेजेंट है। अब ये आगे जाके एक नेटवर्क का जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? नेटवर्क का। और फिर ये फाइनली आगे बन के निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ वासा एफरेंशिया। ये जो नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर बना है, दिस एंटायर नेटवर्क, ये क्या है? ये दैट इज योर रेटिटेस्टिस। और जो आगे डक्ट बन के निकला है दैट इज वासा एफरेंशिया। और फिर ये आगे जाके ये पूरा एपिडिडमिस बनाता है। तो ये जो पूरा एपिडिडमिस यहाँ पर बना है ये भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसकी लेंथ लगभग 6 मीटर के लगभग होती है, जबकि एक इतने से पार्ट के अंदर, ठीक है, उसको कॉम्पैक्ट करके रखा हुआ है। अब यहां से जो है क्या अराइज होता है, इसको अगर आप देखो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ, इसको अगर आप देखो तो यहां तक के हमने बना दिया था, दिस इज योर टेस्टिस। और ये क्या बना है? दिस इज योर एंटायर एपिडिडमिस। यहां से वो आगे जाते हैं और ये ऊपर एब्डोमेन तक के जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर बहुत एब्डोमेन तक के जाते हैं एंड देन ये नीचे आते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट है? ठीक है, दैट इज योर यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज योर दिस यूरिन प्रेजेंट होता है। तो ये इसके आसपास से कॉइल होते हुए जा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है दैट इज योर वासा एफरेंशिया। तो ये इस तरीके से कॉइल होके कुछ इस तरीके से एंटर करते हैं इनटू योर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से एंटर करते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का इनका कोई लेना देना नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर इज द इसका सिर्फ एक ही काम है, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये पीछे जा रहे हैं और पीछे क्या प्रेजेंट है? पीछे साइड जो प्रेजेंट होता है दैट स्ट्रक्चर इज योर सेमाइनल वेसिकल्स। अब इसको हम देखेंगे, ये पीछे की तरफ एंटर कर रहे हैं सेमाइनल वेसिकल्स के पास से, इजैकुलेटरी डक्ट से फिर वो नीचे जाते हैं। तो इसका पाथवे यहाँ पर बताया है, नथिंग एल्स। ठीक है, और दूसरा क्या आपको बताया है डक्ट्स के बारे में? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस इज अ नेटवर्क। ठीक है, रेटिटेस्टिस क्या है? ये नेटवर्क होता है जो कि किससे बना होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग से ये बना होता है। वासा एफरेंशिया में ट्रैवल करता है, वासा एफरेंशिया से एपिडिडमिस में करता है। और दूसरा डक्ट्स का क्या काम होता है? ये कुछ फ्लूइड्स रिलीज करते हैं। तो हर एक वो जो डक्ट्स में से जा रहा है उनके खुद के कुछ फ्लूइड्स होते हैं, वो फ्लूइड्स भी रिलीज करते हैं। दूसरा स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं और तीसरा उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर वासा डेफरेंस में वो जैसे ही जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऊपर दिया है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वहां से यहाँ पे एक और एक चीज आ जाती है दैट इज सेमाइनल वेसिकल्स। अब ये सेमाइनल वेसिकल्स को हमने डक्ट्स में नहीं लिया बिकॉज ये किसके अंदर आ जाते हैं? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाते हैं। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब उसको सपोर्ट करने का, एक्सेसरी करने का काम करते हैं, वो ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसको स्टोर और जो उसके अंदर से चैनल्स की तरह पास होने वाले जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम डक्ट्स कहेंगे। अब ये दोनों का कॉमन ओपनिंग हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा में। ठीक है, तो यूरिथ्रा जो है दो ओपनिंग अपने अंदर करता है, एक तो इजैकुलेटरी डक्ट का और दूसरा किसका करता है? यूरिटर का, या यूरिनरी ब्लैडर कह सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का। ठीक है, तो जो ये यूरिनरी ब्लैडर का है ये तो पूरा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। और ये जो है दैट इज योर जेनाइटल सिस्टम, और वी कैन से द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जो पेनिस होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूरिथ्रा प्रेजेंट है। इस अब स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज योर पेनिस, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूरिथ्रा प्रेजेंट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज, ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसको हम क्या कहेंगे? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहेंगे। व्हाई डू वी कॉल एज यूरो रिलेटेड टू यूरिन, ये यूरिन का भी पैसेज है। जेनाइटल रिलेटेड टू, जेनिटल्स आर नथिंग बट द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो जेनाइटल के अंदर ये जेनाइटल का भी इसका रोल होता है। क्या रोल है? कि यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो यहाँ से ही ओपन आउट होता है इनसाइड द यूरिथ्रा। तो ये दोनों का कॉमन पैसेज है। ठीक है, जेनाइटल्स का भी और इसका भी, देयरफॉर वी कॉल दिस ट्रैक्ट एज द कॉमन ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब यहां से मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। ये कौन सा व्यू है? यहाँ पर पोस्टीरियर व्यू प्रेजेंट है। ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है ही नहीं, हम उसको पीछे की तरफ से देख रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ना, हम उसको पीछे की तरफ से, ठीक है, पूरा रिमूव करके देख रहे हैं। तो हम क्या दिखाई देगा? दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज योर यूरिटर है। ये यूरिटर कहां से आ रहे हैं? किडनी में से आ रहे हैं। और वो किसके अंदर जा रहे हैं? ये यूरिटर एंटर हो रहे हैं इनटू, यू कैन सी, ये किसके अंदर एंटर हो रहे हैं? इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो है दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो यहां से निकल के आई है गोल घूम के, ये जो ऊपर का पार्ट था ना, ये वासा डेफरेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये वासा डेफरेंस का पार्ट है।
वास डेफरेंस या फिर वासा डेफरेंस कह सकते हैं। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन एब्डोमेन। ये कहां तक के एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड टिल एब्डोमेन। तो पैटर क्या रहेगा कहना कि एक्सटेंड्स टिल एब्डोमेन, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा कि वासा डेफरेंस। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास में, खुद के लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लॉब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, आई होप यू कैन सी दिस, ये सारे क्या है? लॉब्यूल्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो अंदर ठीक है कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, दीज आर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है कि यहाँ से ये रेटेटेस्टिस, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नेटवर्क बनाया हुआ, वो क्या है? रेटेटेस्टिस। और फिर ये बाहर जब निकल रहे हैं ना, ये बाहर जब निकल रहे हैं, इसको हमने कह दिया वासा एफरेंशिया। और फिर ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, दिस इज योर एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस कैसा है? देखो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और फिर यहां से जब ये बाहर निकलता है, देन वी कॉल इट एज वासा डेफरेंस, जो कि एब्डोमेन तक जाके फिर पीछे से होकर, यूरिनरी ब्लैडर यहां पर प्रेजेंट है, वो पीछे से होकर, ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होगा? किसके तरफ जाएगा? सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट्स की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। अब ये इसके अंदर एंटर किया, ये यहां पर एंटर करता है। देखो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है? सेमाइनल वेसिकल जिस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसका कुछ क्या है? ये डक्ट है उसका, जहां से वो अपनी सिक्रीशंस रिमूव करेगा। और ये क्या आ रहा है? दिस इज योर वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस आया। अब ये क्या बन गया? कॉमन डक्ट बन गया। ये समझ में आया आपको? ये क्या बन गया? कॉमन डक्ट बन गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा था? ये था यूरिटर। यूरिटर किसके अंदर प्रेजेंट हो रहा? यूरिटर कहां पर प्रेजेंट हो रहा था? ठीक है, वो था अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो सपोज करते हैं यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर का नेक होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का नेक वाला रीजन होता है, जो कि नैरो होके क्या बना देता है? यूरिथ्रा बना देता है। तो यूरिथ्रल ओपनिंग उसकी हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों इस तरीके से मिलते हैं एंड दे फाइनली ओपन आउट एज, ठीक है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मियाटस। इसको हम क्या कह देते हैं? यूरिथ्रल मियाटस। कौन सा वाला है? ये एक्सटर्नली प्रेजेंट है, जो बाहर से दिखाई देता है। तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मियाटस। मियाटस इज नथिंग बट ओपनिंग। अब ये जो कॉमन यहाँ पर पहले तो दो चीजें कौन सी मिली? एक तो वासा डेफरेंस मिला और ठीक है सेमाइनल वेसिकल का डक्ट मिला एंड दिस कॉमन डक्ट इसको हमने क्या कह दिया? इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये सिंगल डक्ट यहाँ पर हो गई और यहाँ पे क्या आ गया? यूरिथ्रा आ गया। तो यूरिथ्रा के अंदर जब वो ओपन होता है तो यहाँ पर किसका है? नेक ऑफ ब्लैडर प्रेजेंट है। ये पूरा रीजन किसका था? यूरिन का था। और ये था इजैक्यूलेटरी डक्ट दैट वाज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सीमेन बेसिकली। तो ये दोनों कॉमन होके निकल के आ गए यहाँ पर एंड देन वी कॉल इट एज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, फॉर द एक्सक्रीशन एंड ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पर इसको जो है नेमिंग करनी है एक बार, ठीक है। अब इसको पूरा नेम कर देते हैं। क्या लिखा है? जस्ट अ सेकेंड, ये मैं इसको रिमूव करना चाहूंगी, ठीक है। अब देखो ये वासा डेफरेंस है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे नेम किया हुआ है, दिस इज योर वास डेफरेंस। दूसरा क्या आ जाता है? ये पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज योर यूरिटर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक जगह दिया हुआ है अबाउट दिस, ठीक है। ये क्या है? दिस इज योर एपिडाइडमिस, ठीक है। मैंने उसको इरेज किया ताकि मैं आपके सामने इसको नेम करूं। और ये क्या है? दीज आर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। अगर इसको सिर्फ एक सिंगल को कर देते तो वो हम क्या कह सकते थे? दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है? दोनों जगह क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है ये, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होने के बाद में और क्या बचता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो गया। अब ये क्या है? रेटेटेस्टिस है, ठीक है, रेटेटेस्टिस है। और दिस पर्टिकुलर थिंग इज वासा एफरेंस या फिर वासा एफरेंशिया, ठीक है। अब दिस इज व्हाट? देखो दो चीजें बताई गई है। ये वाला जो अंदर का हाईली जो ऐसा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है ना, एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कह देते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस इज द राउंडेड एलिवेशन दैट इज सीन ऑन द हेड ऑफ द पेनिस। अब ऊपर की तरफ का जो स्किन का लेयर दिखाई दे रहा है, सिंगल लेयर, इसको हम कह देते हैं फोर स्किन। फोर स्किन किसके पास में मिलता है? पेनिस के पास में मिलता है। हम आगे देखेंगे। ये क्या है? दिस इज योर टेस्टिस, ठीक है। और फिर ये कौन सा पैसेज है? यूरिथ्रा है। सिंपल है। अब ये जो ऊपर की तरफ जो ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, आगे ग्लैंड्स का भी आने वाला है, वहां पर हम इसको नेम करेंगे दिस आर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर है? जो सेमिनल वेसिकल के नीचे प्रेजेंट है। तो इसको आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। सेमाइनल वेसिकल्स, नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज के बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। जो सेमिनल वेसिकल्स के बीच में आएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑफकोर्स प्रोस्टेट हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है? सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है। ये याद रखना है कि बाकी के जो दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, वो कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। लेकिन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कैसा होता है? बिल्कुल ये प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है? अनपेयर्ड होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है। ये सेमाइनल वेसिकल से सबको पता है, ठीक है। अब ये जो चीज है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर। सिंपल है, यहाँ पे आपको आई होप सारे नेमिंग समझ में आ गए हैं, सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं। बस यही क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पर डक्ट के बारे में बात कर ली, अभी हम बात करेंगे अबाउट व्हाट। ठीक है, ये जो अंदर से दिखाई देता है, ये कैसे दिखाई देगा? क्रॉस सेक्शन जो बीच में प्रेजेंट है, दीज आर द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं? डेवलप स्पर्म्स होते हैं जो बीच में लुमेन की तरफ साइड में प्रेजेंट है, दीज आर स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो, तो आपको इसको नेम करना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, किसके बीच में प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं? दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कह देंगे लेडिक सेल्स। ठीक है, ये कैसे सेल्स होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल मेल जर्म सेल्स। एमजीसी मैंने लिख दिया, मेल जर्म सेल्स। और ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ। अब मैंने बताया था सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर ऑल सर्टोली सेल्स, जिनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। एक बार हम, ठीक है, इसको भी पूरा देखेंगे वंस वी कंप्लीट द ग्लैंड्स वाला पार्ट। ठीक है, अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, ग्लैंड्स का थोड़ा सा पढ़ लो। ग्लैंड्स के अंदर क्या दिया है, यहाँ पे मैंने ग्लैंड्स का बताया है। तो ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पहले कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या आता है? मेनली आ जाता है पेनिस। ठीक है, दिस इज दी एक्सटर्नल, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दैट इज पेनिस। अब ये जो पेनिस होता है, दिस हैज एन इरेक्शन के लिए इसके पास में क्या होता है? एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन एंड दैट फैसिलिटेट्स व्हाट? इंसेमिनेशन। तो जो इंसेमिनेशन वाला हमने स्टार्टिंग में ये जो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी देखी है, व्हाट इज इंसेमिनेशन? दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो वो फैसिलिटेट करना मतलब उसको क्या करता है? वो ईज करवाता है, ईज प्रोवाइड करता है। सो किसके थ्रू होता है? इरेक्शन के थ्रू होता है, और दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, आपको नाम नहीं याद रखना है। दूसरा, पेनिस के अंदर क्या होता है? हेड होता है। ये जो हेड होता है, यहाँ पर एक राउंडेड एलिवेशन दिखाई देगा, राउंडेड एलिवेशन दिखाई देगा जो पेनिस के हेड के पास में मिलता है, कुछ इस तरीके का, और इसको हम कह देते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस मतलब क्या होता है? हेड। तो दैट इज कॉल्ड एज दी हेड ऑफ पेनिस। ठीक है, ग्लैंस का मतलब ही क्या होता है? हेड। और एक चीज आपको दी है कि देयर इज अ लूज फोल्ड ऑफ, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। लूज फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्किन का, और वो लूज फोल्ड जो होता है ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, उसको हम कह देते हैं फोर स्किन। ठीक है, सिंपल है, फोर स्किन। सिंपल समझ में आ गया। एक डाउट मुझे आया था इन माय रीसेंट वीडियोस कि जो सर्कमसिशन होता है उसके अंदर पेनिस कट कर देते हैं। नहीं, जो सर्कमसिशन होता है उसके अंदर ये फोर स्किन को कट किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये डाउट किसी को आ रहा है, जो सर्कमसिशन ये प्रोसेस होता है, सर्कमसिशन के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, 10 सेकेंड, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, सर्कमसिशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं? द फोर स्किन और अ स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल लेयर ऑफ फोर स्किन खाली क्या हो जाती है? कट हो जाती है। ठीक है, फोर स्किन कट हो जाती है एंड इट हैज वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ क्लीनलीनेस, ये सब के लिए, ठीक है, सर्कमसिशन होता है। अब ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। नेक्स्ट वी हैव द एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर 3 ग्लैंड्स आ जाते हैं। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सबसे पहला आपको क्या याद रखना है? सेमाइनल वेसिकल्स। ये भी कैसा है? ये पैड है। ठीक है, और ये क्या रिलीज करता है? सीमेन का फ्लूइड रिलीज करता है, सीमेन फ्लूइड रिलीज करवाता है। दूसरा आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के भी सिक्रीशंस होते हैं। और तीसरा आ जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ही क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फ्लूइड्स और इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या? जैसे कि फ्रक्टोज, ये याद रखना आपको, फ्रक्टोज। दूसरा आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम इसके अंदर मिलेगा। और तीसरा आ जाता है सर्टेन एंजाइम्स। इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ग्लैंड्स के थ्रू मिलती है। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वो आपको प्योर स्पर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्पर्म्स को एक मीडियम रिक्वायर्ड है। इस तरीके के कोई स्पर्म्स है वो डायरेक्ट इस फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर सकते, दे रिक्वायर अ मीडियम आउटसाइड दैट। तो ये मीडियम जो यहाँ पर बना है, ये किसका बना है? फ्लूइड का बना है। और ये फ्लूइड जो है कहां से आया है इनके पास? थ्रू ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स कौन से? सेमाइनल वेसिकल्स, जो कि लगभग 60% फ्लूइड प्रोवाइड करता है ऑफ द सीमन। और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल। बल्बो यूरिथ्रल का एक इंपॉर्टेंट काम बोला है, इसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो लुब्रिकेशन कराते हैं पेनिस का, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। लुब्रिकेशन मतलब किसी भी चीज को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, ईज प्रोवाइड करना, लुब्रिकेट करना। तो जो सीमेन होता है बेसिकली इट इज नॉट जस्ट स्पर्म। जो स्पर्म होता है वो सिर्फ स्पर्म है, आपको पता है, लेकिन सीमेन जो होता है इट इज कलेक्टिवली द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ स्पर्म्स, fructose, calcium and certain enzymes. ये enzymes important होते हैं to maintain the pH of the female genital tract and the sperm itself. ठीक है, अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कैसा है? अनपेयर्ड है। इतना खाली आप लोग को याद रखना है, इतनी चीजें आपको ग्लैंड्स के अंदर दी हुई है। अनपेयर्ड ग्लैंड है, ये एक ही प्रेजेंट होता है और बाकी के दोनों पेयर्ड है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब यहाँ पर एक बार ये वाला स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर जो बचता है इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया है। दिस पर्टिकुलर थिंग जो ये जो ट्रैवल कर रहा है ये एब्डोमेन तक आ गया। यू कैन सी हियर, ये जो रीजन है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड एज पेल्विस रीजन। ठीक है, ये आपका क्या प्रेजेंट है? सैक्रम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वी कैन सी हियर, यहाँ तक के लगभग आपका क्या आ जाएगा? दैट इज योर दिस
पेल्विस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो प्रेजेंट है ये आपका हेड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक के क्या आ जाएगा, योर एब्डोमेन, पेल्विस रीजन आ जाएगा, उसके ऊपर क्या स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एब्डोमेन। तो ये जो वास्ट डिफरेंस है समवॉट एब्डोमेन तक रीच करता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, बिकॉज दिस इज रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, रेक्टम इज नथिंग बट दी फाइनल पार्ट, जिसके आगे क्या आ जाएगा, एनल कैनाल आ जाएगा, दिस इज योर एनस या फिर एनल कैनाल इसको कह सकते हो, या फिर एनस कह सकते हो, ठीक है, वो एक पार्ट आ जाएगा। अब ये जो चीज प्रेजेंट है, दिस इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, दिस थिंग। और ये जैकुलेटरी डक्ट किससे बनी है, यहाँ पर यूरिथ्रा आया है, और फिर क्या आया है, दैट इज योर, ठीक है, सेमिनल वेसिकल का रीजन आया है, ठीक है। और फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में ये इजैकुलेटरी डक्ट ये यहाँ तक के आया, ठीक है, ये यहाँ तक के आया, और यहाँ से क्या आ रहा है, दैट इज योर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का मटेरियल आ रहा है, दैट इज यूरिन। तो ये फाइनली दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, यूरिथ्रा बना देते हैं। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, दैट इज यूरिथ्रा। तो ये फाइनल जो पैसेज बना है दैट इज ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार नेम कर देती हूँ, दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूरिथ्रा। वहां से इतने डीप से वो स्टार्ट होता है। अब ये जो चीज ऊपर जा रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वासा डिफरेंस, ठीक है। और ये क्या है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेमिनल वेसिकल्स, और ये है अपना यूरिटर जो कि किडनी से अराइज हो रहा है। और कोई नेमिंग बच गई, दिस पर्टिकुलर थिंग जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हमने कह दिया बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और दिस इज योर पेनिस, दिस इज व्हाट, दिस इज यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के दोनों पार्ट्स है, एक अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होता है, वो यूरिथ्रा हो गया। और फिर यहाँ पे आपको फोरस्किन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे से इरेज हो गया है, तो ये दोनों चीज आपको दिखाई दे रही है, ग्लैंड्स पेनिस और उसके ऊपर जो फोल्ड दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ फोरस्किन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या देख लिया, जो मेल जर्म सेल्स होते हैं इनके अंदर मियोसिस होता है आगे जाके, और पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ओवरीज, ठीक है। ओवरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस तरीके से टेस्टिस जो होते हैं स्पर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म्स डेवलप करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, उसी तरह ओवरीज किसका प्रोडक्शन करती है, ओवम का प्रोडक्शन करती है। और ओवम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स आर नथिंग बट फैलोपियन ट्यूब्स, उसी का दूसरा नाम क्या दिया है, ओविडक्ट्स दिया है। और क्या आ जाएगा इसके अंदर ओविडक्ट्स के साथ साथ, और आगे आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के बता दूं, तो यूटरस आएगा आगे जाके, दिस इज योर ओवरीज इस तरीके से, और ये इसका क्या फिम्ब्रिया प्रेजेंट है, और फिर ये आगे जाके इस तरीके से प्रेजेंट होगा। सो दिस इज योर यूटरस, दिस इज द फंडस। अब यहाँ पर भी क्या आया, फैलोपियन ट्यूब आया जो कि फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और दिस इज अगेन अनदर ओवरी। अब इसके आसपास आपको लिगामेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पर से क्वेश्चन आया है। और ये सर्विक्स वाला पार्ट है जो कि आगे ओपन होता है इन फॉर्म ऑफ वजाइना। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले ओवरी हमने लिख दिया, ये ओविडक्ट जो फैलोपियन ट्यूब है। अब क्या बचता, ठीक है, यूट्रस बचता है, सर्विक्स बचता है, और वजाइना बचता है, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ओविडक्ट्स हो गया। नेक्स्ट आ जाता है यूटरस, यूटरस को ही वोम कहते हैं। यूटरस के बाद में वी कैन सी सर्विक्स, और फिर सर्विक्स के बाद में क्या आ जाएगा, वजाइना, और फाइनली द फीमेल ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम प्यूडेंडम भी कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आ जाएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये जो पूरा चीजें यहाँ पर मैंने लिखी है, ये किसके साथ में इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करती है, मतलब कि ओवरीज जो है दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन फीमेल्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओवम, ठीक है। एवरी मंथ ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, ओवम प्रोड्यूस कर रही है। अब ये जो है ना, अलोंग विद मेमरी ग्लैंड्स, ये जो पूरा जो हमने फीमेल रिप्रोडक्शन देखा, अलोंग विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलोंग विद मेमरी ग्लैंड्स, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में, इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, देन वी हैव द फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में जेस्टेशन पीरियड आ जाता है, तो जेस्टेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड देन फाइनली पार्च्यूरेशन। तो इन सब के अंदर क्या होता है, ये दोनों का रोल एक तरीके से देखा जाता है। जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं दे आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं, दैट इज व्हाट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरीज के बारे में क्या बताया है, ओवरीज क्या होती है, दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ये पेयर्ड है, दो प्रेजेंट होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दो इनका फंक्शन है वो देखेंगे हम। ओवरीज जो होती है दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और क्या आपको जानना जरूरी है कि देखो अब इसका फंक्शन यहाँ पे बताती हूँ मैं। एक फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। दूसरा फंक्शन क्या हो जाता है, रिलीज सर्टन हार्मोन्स, रिलीज सर्टन हार्मोन्स। तो यहाँ पर भी कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं जो ओवरीज रिलीज करती है। अब ये कौन से हार्मोन्स है, एक हो जाता है ईस्ट्रोजन, ओवेरियन हार्मोन्स हैं ये दोनों, और दूसरा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन,
ये दोनों ही क्या है, फीमेल हार्मोन है दैट इज रिलीज बाय दिस। अब यहाँ पे इसका लेंथ क्या बताया है, दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। हम इसका लेंथ इस तरीके से देखते हैं, दिस हॉरिजॉन्टल डायमीटर, क्योंकि वो लेंथ वाइज किसमें बड़ी होती है, इस वे में बड़ी होती है, कुछ इस तरीके से नहीं प्रेजेंट होती है वो। फाइन, नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, दैट इज लिगामेंट्स। तो यहाँ पर जो लिगामेंट्स होते हैं बेसिकली, अगर आप इसको देखो, अगर यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, सपोज दिस इज द पेल्विस रीजन, और अगर यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये फैलोपियन डक्ट जो है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये कैसे सपोर्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो ओवरीज हमने देखी, ये सपोर्ट पे कैसे प्रेजेंट होगी, तो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक जगह पे सिचुएटेड फॉर्म में, लॉक फॉर्म में रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, दैट अटैचेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वी कैन से द ओवरीज, ठीक है। ओवरीज को वो क्या करते हैं, दे अटैच देम टू द पेल्विक वॉल। पहला तो क्या जाता है, पेल्विक वॉल, ओवरीज टू पेल्विक वॉल, और दूसरी तरफ वो कहां से अटैच कर रहे हैं, एक तरफ से नहीं अटैच कर रहे, दूसरा भी उनको कहीं पे अटैच करना जरूरी है, एंड अनदर साइड टू द यूटरस। तो यूटरस के पास के लिगामेंट्स जो होंगे वो ओवरीज को यूटरस के पास अटैच करके रखेंगे, और पेल्विक वॉल की तरफ दूसरी साइड से वो अटैच होंगे, और वो एक जगह पे ठीक है स्टिफ फॉर्म में रहते हैं। अब ओवेरियन स्ट्रोमा, अब ये ओवरीज जो होते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओवरीज का, ठीक है, कुछ ओवल स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बाहर जो है ना लेयर्स मिलती है, ठीक है। दिस लेयर, एक लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया की होती है, और बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है, ये लेयर, ठीक है, ये किसकी होती है, ये पूरी लेयर होती है, एक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि इसके पास में क्या होता है, एक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। व्हाट इज दैट, एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम। विच एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम, जो उसको क्या करता है, बाहर की तरफ से लाइन करता है। ये जर्माइनल एपिथेलियम ये ओवरी को बाहर से लाइन करता है। दूसरी चीज आपको और क्या समझनी है कि बीच का जो लेयर है, दिस मिडल लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये आपको आई डोंट थिंक सो टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस ऑल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर्स पे, ये हो जाता है ये पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा के दो पार्ट्स है, जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम कह देते हैं कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स मिलती है, ठीक है। तो जो बीच वाला पार्ट है उसको हम कह देते हैं एज स्ट्रोमा, मेड्यूला। तो दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है, मेड्यूला का आ जाता है। तो मेड्यूला कहां पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज से बाहर की तरफ जाने वाली जो चीजें होती है उसको हम पेरिफेरी कहते हैं। जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर है, इसके पेरिफेरल में अगर आपको बोलूं तो दिस इज द पेरिफेरल रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और इसका सेंटर अगर मैं बोलूं तो इसका ये सेंटर हो जाता है। तो इसके पेरिफेरी में जो मिलता है, इसके सराउंडिंग में जो मिलता है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है दैट इज मेड्यूला। और ये दोनों ही मिला के क्या बना देते हैं, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी बना देते हैं। इसकी कवरिंग में हमने दो कवरिंग देख ली, एक तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की होती है और दूसरा जर्माइनल एपिथेलियम की होती है। अब यहाँ पर आपको ग्रोइंग क्या मिलते हैं, फॉलिकल्स मिलते हैं जो कि ग्रो होते रहते हैं, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, अपना ओवम तो प्रेजेंट ओवम नहीं, वी कैन से इट एज प्राइमरी oocyte, जब तक कि वो पूरा डेवलप नहीं हो जाता है, टिल देन वी ओनली कॉल इट एज प्राइमरी oocyte। अब ये जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो मेड्यूला होता है, और दूसरा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, और मेड्यूला जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो मेड्यूला होता है इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग oocytes और द फॉलिकल्स। और ये जो पेरिफेरी में कॉर्टेक्स है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है ऑफ द फॉलिकल्स, ठीक है। तो आपको कॉर्टेक्स की तरफ क्या दिखेंगे, फॉलिकल्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो ओविडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ओविडक्ट्स जो होते हैं इनका लेंथ आपको दिया है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसके अंदर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट होता है, पहले तो इनफंडिब्यूलम के बारे में बताया गया है। इनफंडिब्यूलम कैसा स्ट्रक्चर है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो सबसे नजदीक होता है, फनल शेप्ड होता है, एंड वेरी प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल या फिर कह दो नियर टू, नियरेस्ट होता है, ये नियरेस्ट होता है टू द ओवरीज। ओवरी से सबसे नजदीक में क्या प्रेजेंट है, इनफंडिब्यूलम। अब इनफंडिब्यूलम जो होता है इसके बाहर एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, किसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फिम्ब्रिये। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या आ जाती है ओविडक्ट्स के अंदर, ठीक है, फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये क्या है, फिम्ब्रिये जो होते हैं दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि क्या काम करते हैं, प्रोजेक्शंस दैट कलेक्ट ओवम। तो जब ओव्यूलेशन ये प्रोसेस होता है तो ओवम जब ओवरीज के अंदर से निकल रहे होते हैं तो उसके अंदर फैसिलिटेट कौन कर रहा होता है, फिम्ब्रिये। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये कैसे काम करते हैं, इनके अंदर ये जो फिम्ब्रिये इस तरीके के प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से क्या निकल रहा है, इनफंडिब्यूलम निकल रहा है। तो इनफंडिब्यूलम का पहले तो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनके अंदर इस तरीके से क्या होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ। हाँ, तो अगर यहाँ पे समझो एक फिम्ब्रिये का ये लाइनिंग है तो यहाँ पे हेयर लाइक ग्रोथ होती है, इसको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। जो आप ठीक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो
चैप्टर होता है उसके अंदर आप इसको पढ़ते हो कि सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, कुछ इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या कराते हैं, एक तरफ का मूवमेंट कराते हैं। तो जो ओवम निकल के आ रहा है उसका अंदर की तरफ मूवमेंट कराने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द इनफंडिबुलम उसका मूवमेंट कराने का काम कौन कर रहा है, फिम्ब्रिया कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में क्या प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में आ जाता है एम्प्यूला। एम्प्यूला ये वर्ड जब भी यूज हो रहा है मतलब उसका ल्यूमेन जो होगा ना थोड़ा सा वाइड होता है। ये कैसा होता है, थोड़ा सा वाइड होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट। ये थोड़ा सा वाइड होता है और यहाँ पर जो है ओवम ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का चैनल है। दूसरा वो पहुंच जाता है टू द इस्थमस, ठीक है। इस्थमस जो होता है ये वर्ड का मीनिंग क्या है, दैट जॉइंस एनी टू स्ट्रक्चर्स, जॉइंस एनी टू स्ट्रक्चर्स, इसको हम कह देते हैं इस्थमस। अगर मैं आपको एक चीज बहुत ठीक है एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, इस्थमस ये जो वर्ड है दिस इज नॉट सोनली रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इस्थमस ये वर्ड और भी जगह आया है। कहाँ आया है, तो आप थायराइड ग्लैंड के पास में देखोगे, थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर में भी आपको इस्थमस मिलता है। और इस्थमस कहाँ मिलता है, तो वासा डेफरेंस के पास में भी जो जंक्शन होता है ऑफ द वासा डेफरेंस विद द यूरिनरी ब्लैडर उसको हम इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस ये वर्ड जो है कई जगह यूज हुआ है। तो ये जो इस्थमस होता है बेसिकली ये आपको यहाँ पे क्या चीज, दो चीज ज्वाइन कर रहा होगा, ओविडक्ट को ज्वाइन कर रहा होगा विद यूटरस। तो जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो यूटरस के साथ कांटेक्ट में होता है, ओविडक्ट का पार्ट, उसको हम इस्थमस कहते हैं। इसको हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है यूटरस, ठीक है। अब ये जो यूटरस है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वोम, ऑल्सो कॉल्ड वोम। वोम क्या है बेसिकली, जिसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा जेस्टेशन पीरियड इसी के अंदर मेनली जो ग्रोइंग इन्फेंट होता है, जो ग्रोइंग फीटस होता है वो इसी के अंदर ग्रो करता है। तो ये यूटरस है, इसके पास में क्या होता है, लेयर्स होती है यूटरस के पास में, ठीक है। और इसका शेप क्या है, इन्वर्टेड शेप, इन्वर्टेड पियर शेप्ड ये होता है, पियर शेप्ड होता है। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये जो पियर होता है अगर आप देखो इस तरीके का कुछ पियर होता है, राइट, इस तरीके का होता है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइन। दूसरा इसके अंदर क्या बोला है, यूट्रस जो होता है इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है और इसकी वॉल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके अंदर जो है फीटस ग्रो करता है। अब जो वॉल्स है, वॉल्स ऑफ यूट्रस, इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहला जो वॉल है जो बाहर मिलता है दैट इज योर पेरीमेट्रियम, मेट्रियम रिलेटेड टू दी यूट्रस, तो पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर आ जाता है मायोमेट्रियम, मायो रिलेटेड टू व्हाट, हर एक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगी। और फिर आ जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ जाता है दैट इज ऑफ पेरी। पेरी का मतलब क्या है, सराउंडिंग, ये पूरा बाहर से सराउंड कर रहा है इसलिए हम उसको पेरी कह देते हैं। ये थिन फाइब्रस मेम्ब्रेनियस होता है, कैसा होता है, थिन मेम्ब्रेनियस लेयर होता है, ठीक है, काफी थिन होता है। फिर मायो, मायो का मतलब क्या हो जाता है, मसल। तो ये कैसा लेयर होता है, मस्क्यूलर लेयर होता है, मसल से बना होता है। कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, ऑफकोर्स स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये कैसी लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम कह देते हैं एंडोमेट्रियम। और ये कैसा लेयर होता है, ग्लैंड्यूलर लेयर होता है, मतलब यहाँ पे कुछ सर्टेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्लैंड्यूलर लेयर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, फिर यूट्रस हो गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉल्स ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट कम्स यूट्रस के अंदर नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज ऑफ सर्विक्स, ठीक है। एक पार्ट हो जाता है सर्विक्स, ठीक है, जिसका दो पार्ट होता है। एक सर्विक्स जो आउटर वॉल होती है सर्विक्स की, एक कौन सी होती है, एक सर्विक्स की वॉल होती है, और दूसरा जो उसके अंदर का कैनाल होता है, जो पूरा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, वी कॉल इट एज सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। दूसरा पार्ट आ जाता है वजाइना। नाउ आपको ये लास्ट पीवाईक्यूज में जो हमने प्रैक्टिस किया है उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्वेश्चन आया था कि दिस एंड दिस टुगेदर मेक्स द बर्थ कैनाल, तो वो कौन सी दो चीजें हैं जो कि बर्थ कैनाल बनाती है, तो एक हो जाता है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, एंड वजाइना, दिस ऑल टुगेदर मेक्स व्हाट, द बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है। अभी दूसरा, नाउ कम्स दी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ एज वी नो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। सेकेंडली लेबिया मेजरा, थर्ड लेबिया माइनोरा। इन सब के बारे में हमको जो जितना दिया है इन योर एनसीईआरटी उतना हम कवर करेंगे बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। Mons pubis, labia majora, labia minora, then comes hymen and then clitoris और clitoris, ठीक है। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बारे में क्या बोला है कि मॉन्स प्यूबिस एक फैटी लेयर होता है, फैटी टिश्यू का लेयर होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन बनाया हुआ होता है, जिस तरीके से वी हैव पिलोज, ठीक है, वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्यों होगा,
ऑफ कोर्स फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। तो इसका क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि जहां पर भी फैट का लेयर आ जाता है, यू कैन सी इन योर एब्डोमेन रीजन, इन योर पेल्विक रीजन, वहां पर क्या है, फैट के लेयर्स देखे जाते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैटी लेयर, ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दूसरा, एनी मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, तो क्या होगा, इतना जो है डीप इंजरी नहीं होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैटी लेयर देयर। तो मैकेनिकल इंजरी किसी भी तरीके से हो सकती है। सो इन दैट केस ये क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज मॉन्स प्यूबिस। अब ये क्वेश्चन लेयर होता है ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। और दूसरा, दिस इज प्रेजेंट, ठीक है, किसके पास में प्रेजेंट होता है, बिलो, ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिलो प्यूबिस एंड प्यूबिस का स्किन हो जाता है एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, उसके नीचे जस्ट जो लेयर मिलता है वो फैटी लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट आ जाता है लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा इज नथिंग बट, ठीक है, ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो कि दैट कवर्स द वजाइना, तो फ्लैशी फोल्ड्स होंगे, ठीक है। और दूसरा, तीसरा आ जाता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजरा के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो मेजरा, एज द नेम सेज मेजरली, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट थिंग इज कि इनका जो साइज होगा, इनका जो फोल्ड्स होगा वो बड़े फोल्ड्स होंगे, थिक फोल्ड्स होंगे, ठीक है, ये बहुत ही फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं और ये थिक होते हैं। वेरेज जो माइनोरा होता है ये मेजरा के अंडर मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज लेबिया मेजरा, इसके अंदर जो आपको पिंकिश स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज लेबिया माइनोरा। और ये भी कैसा होता है, ये पेयर्ड होता है, सो पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं, ये पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इनका जो जंक्शन होता है, ये लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन होता है, यहां पर एक स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज क्लाइटोरिस। अब ये जो जंक्शन पे मिला है दैट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहां पर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज प्रेजेंट अबाव द यूरिथ्रल ऑरिफिस। किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, यूरिथ्रल ऑरिफिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द यूरिथ्रल ऑरिफिस, दैट इज द ओपनिंग फॉर द यूरिनरी कैनाल, तो यूरिथ्रल ऑरिफिस। और उसके नीचे जो एक और एक, ठीक है, जो लेयर, जो एक अपने को ओपनिंग मिलेगी दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ कोर्स वजाइना। तो वजाइना प्लस द सर्वाइकल कैनाल ऑल टुगेदर मेक्स दी बर्थ कैनाल, ठीक है। सो लेबिया माइनोरा इट इज अगेन पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं ये। और थिंक दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, जो बड़े फोल्ड्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजरा, और वो किसको कवर करेंगे, वजाइना को, लेबिया माइनोरा को, और फिर उसके ऊपर लेबिया मेजरा मिलेगा। लेबिया माइनोरा जो होगा वो लेबिया मेजरा के अंडर में मिलेगा एंड दीज आर थिन फोल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइटोरिस, मैंने बता दिया। क्लाइटोरिस जो होता है, ओके, क्लाइटोरिस के बारे में क्या है, तो क्लाइटोरिस इज अ होमोलोगस ऑर्गन। ये होमोलोगस होता है विथ ग्लैंड स्पैनिस इन मेल, उसी की तरह क्लाइटोरिस मिलता है, ठीक है। तो इट इज होमोलोगस विद ग्लैंड स्पैनिस। एंड नेक्स्ट कम्स हाइमन। हाइमन इज नथिंग बट अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस कवर्स, ये पार्शियली या फिर कंप्लीटली कवर करता है, पार्शियली कवर करता है द वजाइनल ओपनिंग। किसको कवर करता है, वजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, ओके। एंड हाइमन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज वो डिफर करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको क्वेश्चन में आया है, यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज सीन इन पीवाईक्यूज। आप लोग जब ये चैप्टर का पीवाईक्यूज अपलोड हुआ होगा, वहां पे अगर आप जाके चेक करोगे, यहाँ पर से क्वेश्चन आया है, बर्थ कैनाल पे से क्वेश्चन आया है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, एप्लीकेशन वाले पार्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उससे आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे यहाँ पर ना, व्हाट इज हाइमन एज एन एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन देखना है तो हाइमन इज ऑफन रप्चर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और द फर्स्ट क्वाइटस और ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। आपको तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो हाइमन होता है इट इज ऑफन रप्चर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स या फिर ड्यूरिंग क्वाइटस, बट अदर रीजंस भी दिए हुए। अदर रीजंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द अदर रीजंस आर, ठीक है, फर्स्टली इट कैन ऑल्सो गेट रप्चर्ड और इट कैन ऑल्सो गेट ब्रेक ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में क्या आ जाता है, दूसरा अपना हॉर्स राइडिंग आ गया, ठीक है, हॉर्स राइडिंग है या फिर साइकिलिंग है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि अपार्ट फ्रॉम कॉइटस देयर आर अदर रीजंस और द अदर कॉजेटिव फैक्टर्स जिसकी वजह से हाइमन का ब्रेकडाउन हो सकता है। दूसरा क्या दिया है, सडन शॉक या इंजरी की वजह से, शॉक या फिर जॉल्ट की वजह से। जॉल्ट इज नथिंग बट द सडन ट्रॉमा, अगर वहां पर किसी भी तरीके की इंजरी हो जाती है, सडन जोल्ट अगर वहां पे शॉक जैसे हो जाता है, तो वहां पर भी हाइमन रप्चर कर सकता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस। और दूसरा ये भी दिया है, थर्ड पॉइंट, कि इन सम फीमेल्स इट इज ऑल्सो सीन दैट जो हाइमन होता है, हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, मे परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, तो इट मे परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। तो अलग अलग क्या होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी वाइज डिफर करते रहते हैं। कुछ फीमेल बॉडीज के अंदर हाइमन फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे रप्चर होता है, कुछ टाइम पे वो, ठीक है,
इट परसिस्ट। कुछ फीमेल्स जो स्पोर्ट एक्टिविटीज करती है लाइक हॉर्स बैक राइडिंग या फिर साइकिलिंग, तो वहां पर भी हो सकता है। थर्डली एक और एक पॉइंट दिया है कि सडन शॉक या फिर इंजरी अगर उस पेल्विस रीजन में, उस रीजन पे अगर हो जाए तो वहां पर भी हाइमेन रप्चर हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में एनसीईआरटी क्या कंक्लूड करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा लिखा हुआ है, इनफैक्ट जो हाइमेन होता है, हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सो इट इज नॉट, जो कि एक वी कैन से एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, एक सोसाइटी में एक अजम्पशन बन चुका है दैट इफ द हाइमेन इज सीन इन अ फीमेल और ड्यूरिंग द कॉइटस इफ द हाइमेन गेट्स ब्रोक, दैट मीन्स उसका जो है वर्जिनिटी है, और अगर उसका हाइमेन ब्रोक ऑलरेडी है दैट मीन्स शी वॉज नॉट अ वर्जिन। सो दिस इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर। रिलायबल मतलब दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज नॉट अ सिम्टम और अ साइन जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं टू डिटेक्ट समबडीज और टू कंफर्म समबडीज वर्जिनिटी। ठीक है, तो ये आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक मैंने रफ डायग्राम बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर डायग्राम्स एज वेल, जो हम बाद में इसको कवर करेंगे पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ठीक है सिस्टम समझने के बाद में। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर इतना ही है। क्लाइटोरिस आपको याद रखना है, हाइमेन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, दैट्स इट। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है, देखो मेमोरी ग्लैंड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर द ग्लैंडुलर टिश्यू इसके अंदर मिलता है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू मिलता है प्लस फैटी लेयर्स मिलते हैं। तो दो चीजों से ये बना है कि इसके अंदर फैट पाया जाता है। ठीक है, ये फैट का बना होता है और इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज मेमोरी ग्लैंड्स। दूसरा, दीज आर सीन इन फीमेल प्राइमेट्स में मिलता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, या फिर वी कैन से इट इज नॉन फंक्शनल इन दैम। ठीक है, मेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स नॉन फंक्शनल होते हैं इन फीमेल प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, मंकीज आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे एंड ह्यूमंस भी आ जाएंगे। सो ऑल दीज आर प्राइमेट्स, इनके अंदर जो है हमें ये सब पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ दीज आर फाउंड इन दिस। अब नाउ व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर आपको दिया है, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपको पहले ये समझना है कि सपोज करते हैं ये मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, यहां से क्या है, इसका ओपनिंग है, तो इसके अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट क्या होता है, तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है फैटी लेयर। तो आसपास क्या प्रेजेंट है, पूरा फैट का लेयर आपको मिलेगा। ठीक है, तो फैट क्वेश्चन बनाने के लिए होता है, एज आई सेड क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके अंदर जो है लॉब्यूल्स मिलते हैं, इस तरीके के क्या मिलेंगे, लॉब्यूल्स मिलेंगे। कितने लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 15 to 20। ठीक है, लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, लोब्स। सो मेमोरी लोब्स आर सीन इन मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब्स मिलते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इफ यूल सी इट, तो इसके अंदर बहुत सारे अल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं जिनका ल्यूमेन होता है। तो देयर आर अल्वियोलाइज। अल्वियोलाइज क्या होते हैं, जिस तरीके के आपने लंग्स के लाइनिंग में देखे हो कि वहां पर अल्वियोलाई कुछ इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं, और बीच में क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो अल्वियोलाई में क्या होता है, एक्चुअल मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो मिल्क प्रोड्यूस होके जाता कहां पर है, सपोज दिस इज वन अल्वियोलाई, बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द ल्यूमेन एक्चुअल में, और ये क्या है, अल्वियोलाई, जहां से मिल्क प्रोड्यूस होके कहां पर जा रहा है, ल्यूमेन में कलेक्ट हो रहा है। तो मिल्क सपोज करते हैं यहाँ पर कलेक्ट हुआ, दिस इज द स्टोरी ऑफ वन एल्वियोलाई। ऐसे बहुत सारे एल्वियोलास यहाँ पे मिलते हैं, और इनका क्या होता है, एक फाइनल डक्ट बनता है। वैसे ही यहाँ पर भी मिलेंगे बहुत सारे एल्वियोलाइज, इनका भी फाइनल डक्ट बनेगा। ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले मेमोरी लोब्स था, मेमोरी लोब्स के बाद में देन यू विल सी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या मिलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद में वो एंटर करेंगे इनटू मेमोरी डक्ट। तो ये एक दो कॉमन होके क्या आ गए, मेमोरी डक्ट आ गए। ऐसे ही यहाँ पर भी एक मेमोरी डक्ट बनेगा जो कि यहाँ के पूरे लोब्स को कलेक्ट करेगा, यहाँ के पूरे एल्वियोलाइज को कनेक्ट करके मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू मेमोरी डक्ट में एंटर करवाएगा। नाउ वी हैव मेमोरी डक्ट। ऐसे यहाँ पर क्या मिलेगा, देन एम्प्यूला। क्या देखने मिलेगा, एम्प्यूला। और ये एम्प्यूला, ये एक आया, ठीक है, यहाँ से दूसरा आया। तो ऐसे करते करते एम्प्यूलरी रीजन आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, एंड दे विल मेक व्हाट, दे विल मेक द लैक्टिफरस डक्ट। क्या बनाएंगे, वो लैक्टिफरस डक्ट बनाएंगे जिससे द मिल्क इज गिवन आउट। सो वी सी फर्स्टली द मेमोरी लोब्स, देन द मेमोरी ट्यूब्यूल्स व्हिच फॉलोज टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट्स, और डक्ट्स के बाद में आ जाता है एम्प्यूला। ना व्हाट इज एम्प्यूला, एम्प्यूला ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। एम्प्यूला इज नथिंग बट अ चैनल और अ ट्यूब। ठीक है, चैनल विच हैज वाइडर। ठीक है, ये आपको समझने के लिए है, ये थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। एम्प्यूला अगर आप फेलोपियन ट्यूब में भी देख रहे हो, आप मेमोरी ग्लैंड में भी देख रहे हो, तो दो जगह पर सेम नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ द मीनिंग बिहाइंड इट, मीनिंग बिहाइंड द वर्ड। जैसे कि इस्थमस दिया है, थायराइड ग्लैंड में भी इस्थमस मिलता है, राइट, और वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है उसे भी इस्थमस कहा गया है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो वर्ड का मीनिंग होता है। अब यहाँ पर एम्प्यूला का मीनिंग क्या है, इट हैज वाइडर डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, या फिर वी कैन से वाइडर लूमेन इनका होता है।
ठीक है, सिंपल है। तो बाकी के जो थे इनका अब तक के अगर आप ल्यूमेन देखो काफी पतला सा ल्यूमेन इनका बन के आ रहा था, लेकिन जब आप एम्पुला में देखोगे जो एम्पुलरी रीजन होता है उनका ल्यूमेन कैसा होता है, वाइडर होता है। एंड सेम इज सीन इन द फैलोपियन ट्यूब एज वेल। वहां पर एम्पुला के बारे में बताया गया है कि इट हैज अ वाइडर ल्यूमेन, और वहीं पर इस्थमस जाके देखो तो इस्थमस का जो ल्यूमेन होता है काफी थिन होता है, ठीक है, सो नैरो होता है। तो दिस ओपन्स इनटू व्हाट, दिस ओपन्स इनटू द एम्पुला। एम्पुला के बाद में क्या आ जाता है, लैक्टिफरस डक्ट्स आ जाते हैं। तो ये लैक्टिफरस डक्ट से फिर क्या होता है, मिल्क इज गिवन आउट, मिल्क इज गिवन आउट। सो व्हाट इज द एक्चुअल what is the actual फ्लो चार्ट बिहाइंड इज मेमोरी लोब्स। कहां से स्टार्ट हुआ था, मेमोरी लोब्स। ये कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 50 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एल्वियोलाइज होते हैं। वो मिल्क कलेक्ट होकर, एक एक एल्वियोलाई का मिल्क कलेक्ट होकर दे एंटर इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर बनाते हैं मेमोरी डक्ट्स। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ट्यूब्यूल्स क्या है, बेसिकली जो ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब्स कैसे होते हैं, थोड़े से वाइडर डायमीटर के होते हैं। तो जो ट्यूब्स का जो फाइनल पार्ट निकल के आता है जो कि बहुत ही नैरो होता है, उसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ आर्टरीज आप देखोगे तो आर्टरीज के जो छोटे वाले जो लास्ट में कैपिलरी बनकर आती है उसे हम आर्टेरियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टेरियोल्स। वैसे ही वीन्स के लिए क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। तो वैसे ही ट्यूब्स के लिए ये काफी नैरो होते हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है, ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं, एक डक्ट बनाते हैं। अब डक्ट से नैरो जो वाइडर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, एम्पुलरी रीजन, एंड देन फाइनली कम्स द लैक्टिफरस डक्ट। अब ये लैक्टिफरस डक्ट से मिल्क आउट होता है। सो अगर हम यहाँ पर नेम करें, फर्स्टली वी कैन सी दिस इज द फैटी लेयर। कौन सा लेयर है ये, फैटी टिश्यू का लेयर है। दूसरा, दिस इज द मेमोरी लोब्स, ठीक है, और ये क्या है, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है, मेमोरी एल्वियोलाई। अब नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जाके ये कॉमन डक्ट बना रहे हैं, विच इज दिस कॉमन डक्ट, दैट इज मेमोरी डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट। और फिर ये कौन सा रीजन आ जाता है, एम्पुला, ओके। देन इट इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, इट इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ लैक्टिफरस डक्ट्स। तो ये हो जाते हैं लैक्टिफरस डक्ट्स। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। एंड हियर इज द एरियोला रीजन। अब एरियोला रीजन क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि इट इज समवॉट पिंकिश इन कलर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप स्किन का बनाओगे लेयर तो यू विल सी कैसा होता है वो, वेट, इस तरीके से जो ऊपर का लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज द एरिया विच इज कॉल्ड एज एरियोलर रीजन, ठीक है। अब ये जो एरियोलर रीजन होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट स्किन का लेयर है, एक अलग लेयर है, इसको हम कहते थे एरियोलर रीजन। दिस इज कॉल्ड एज एरियोलर रीजन, ओके। नेक्स्ट, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर इतना ही समझना है, और देन फाइनली वी हैव टू स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया है। आगे लैक्टेशन का जो प्रोसेस है वो आपको आगे प्रेगनेंसी के बाद में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस एज आई हैव सेड अर्लियर एज वेल कि गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ये जो होता है दो तरीके का देखा जाता है। गैमेटोजेनेसिस दो लोगों में देखा जाता है, एक तो फीमेल में देखा जाता है और एक मेल में देखा जाता है। जो मेल में देखा जाता है इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे विद स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा आ जाता है फीमेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज oogenesis, ठीक है। तो फर्स्टली विल बी स्टार्टिंग विद दिस, देन विल मूव ऑन टू दिस। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस क्या है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, ऊपर स्पर्म्स जब हमने पढ़ा था तब हमने ये समझा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या उसका प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस करवाने, कैसे प्रोड्यूस करवाओगे, तो दैट रिक्वायर्स सम बेसिक रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है, पहले तो आप ये समझ लो, जो रॉ मटेरियल है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल जरूरी होता है। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स होने जरूरी है। दूसरा आ जाएगा, ठीक है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स भी बहुत जरूरी है। थर्डली आ जाता है मेल जर्म सेल्स, व्हाट डू वी कॉल देम, मेल जर्म सेल्स, ठीक है। और हार्मोनल कंट्रोल, ये चौथा पॉइंट है जो हम नेक्स्ट इसके बाद में समझेंगे, हार्मोनल कंट्रोल। तो सबसे पहले आप समझ लो लेडिक सेल्स को हमने क्या कहा था, इंटरस्टिशियल सेल्स कहा था। इंटरस्टिशियल सेल्स क्योंकि ये सेमिनिफरस, दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स, आल्सो कॉल्ड एज लेडिक सेल्स। इनका फंक्शन भी हम समझेंगे। अब सबसे पहले जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये स्टार्ट कहां से होता है, तो सबसे पहले जो है मेल जर्म सेल्स, जिसको मैं एमजीसी लिख रही हूं, मेल जर्म सेल्स ना बहुत तेजी से क्या करेंगे, माइटोटिक डिविजन करेंगे, माइटोसिस करेंगे, बहुत सारा माइटोसिस करेंगे, एंड दे विल प्रोड्यूस, दे विल इंक्रीज देयर पॉपुलेशन,
बहुत ज्यादा ये क्या करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे और फिर मेल जर्म सेल से, ठीक है, दे फाइनली बिकम व्हाट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर से जो मेल जर्म सेल्स है ना, इसके अंदर के कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, क्या कह दिया हमने उसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो कि मियोसिस अंडरगो करते हैं। सो दे अंडरगो मियोसिस। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, मेल जर्म सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा डिवीजन किया, प्रोलिफरेट किया बहुत ही तेजी से, एंड दे फॉर्म्ड लार्ज नंबर ऑफ मेल जर्म सेल्स। अब इसके अंदर से वो जर्म सेल्स जो कि मियोसिस करेंगे उनको हमने नाम दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे वो मियोसिस करेंगे। अब मियोसिस भी कौन सा, मियोसिस 1 करेंगे। मियोसिस 1 करने के बाद में दे विल बिकम व्हाट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो मियोसिस 1 उन लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ दे हैव बिकम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पर जो है ना, इसको हम लोग पहले तो देख लेते हैं इसका जो है क्रोमोसोम नंबर कितना है। तो मेल जर्म सेल जब आप देखोगे इनका नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जो कि बाकी सारे सोमैटिक सेल्स में मिलता है वही यहां पर भी मिलेगा, 46 नंबर्स रहते हैं। अब हमें इनका बनाना क्या है, स्पर्म बनाना है, गैमेट बनाना है, एंड वी रिक्वायर हैप्लॉइड, वी डू नॉट रिक्वायर डिप्लॉइड फॉर दैट, क्योंकि आगे जाके फ्यूजन होना है एंड वी नीड टू प्रिजर्व द क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 46 ही था। उसके बाद में माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 है, लेकिन एज सून एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस 1 हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके अंदर जो होगा, ठीक है, इनका नंबर डिप्लीट हो जाएगा क्रोमोसोम्स का एंड इट विल बिकम हैप्लॉइड। तो यहां पर इस केस में ये क्या हो गया है, हैप्लॉइड हो गया है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अगर आपको मियोसिस 1 के बाद में हैप्लॉइड कैसे हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जानने की जरूरत है इन द सेल डिवीजन चैप्टर। सेल डिवीजन चैप्टर भी हमारा आई गेस नहीं हुआ है अभी तक के। ओके, तो सेल डिवीजन पे भी एक लेक्चर बना देंगे जहां पर हम समझेंगे भाई मियोसिस के अंदर क्रोमोसोमल का नंबर कैसे डिक्रीज हो रहा है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बिहाइंड दैट। ठीक है, तो यहां पर हमने कर दिया उसे हैप्लॉइड। जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 46 होता है, उसको हमने डिप्लीट कर दिया, उसका हमने हाफ कर दिया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज प्लॉइडी लेवल, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एंड हेंस वी कॉल इट एज हैप्लॉइड। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। यहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या मिले, हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले, लेकिन इनका भी आगे फर्दर क्या बनना जरूरी है, इनका भी आगे क्या बनना जरूरी है, फाइनल प्रोडक्ट बनना जरूरी है। वो फाइनल प्रोडक्ट कब बनेगा, ये पहला जो हुआ दिस वाज सीन व्हेन फर्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ था, मियोसिस 1 हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, एंड देन विल फाइनली गेट द प्रोडक्ट्स। तो हमें पता है मियोसिस की वजह से एक सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है 4 सेल्स का मिलता है। तो हमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स मिलेंगे, 4 स्पर्म्स मिलेंगे। सो अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था इसके अंदर जो क्या होगा, मियोसिस क्या होगा, मियोसिस 2 हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म स्पर्मेटो, ठीक है, स्पर्मेटिड बना देगा ये। ठीक है, अब देखो एक और एक चीज में यहाँ पर रह गई है कि मेल जर्म सेल्स जो है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कि ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल बताओ कितना होता है, ये 2n होता है, 2n इज व्हाट, 46। तो ये कैसा था, 46 था। उसके बाद में वो क्या किया, उसने मियोसिस कंटिन्यू माइटोसिस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का भी प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड है, वो 46 है, 2n है। उसके बाद में मियोसिस 1 हुआ तो इसका प्लॉइडी लेवल n हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसका प्लॉइडी लेवल n हो गया। अब मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पर भी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, n ही रहेगा। ठीक है, तो मियोसिस 2 के बाद में n कैसे रहा, द क्वेश्चन इज हियर कि मियोसिस 2 के बाद में भी n रहा, क्यों? देखो मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। मियोसिस 2 के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम माइटोसिस की तरह उनका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब सेम चलता है, इसीलिए वहां पर कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। तो मियोसिस जो होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, बिकॉज मियोसिस 1 जो है वहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लीट हो रहा होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें जो है कितने स्पर्मेटिड्स मिले हैं, 4 स्पर्मेटिड्स मिले। अब इसके आगे क्या होगा, अब तक का जो भी कहानी चल रहा था ना, इनका स्ट्रक्चर काफी गोल सा नॉर्मल सेल की तरह इनका स्ट्रक्चर था। अब इनका डिफरेंशिएशन होना बाकी है, तो नेक्स्ट पॉइंट कम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या करवाएंगे हम, इनका डिफरेंशिएशन करवाएंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन शेप। सबसे पहले क्या याद रखना है कि इनका क्या चेंज हो जाएगा, चेंज इन शेप इज सीन। क्लियर है। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा इसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या कह देंगे, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्या कह दिया हमने, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स कह दो। जो स्पर्म्स होते हैं बेसिकली, ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये प्लूरल फॉर्म है, कुछ भी नहीं है, प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म्स का क्या है, प्लूरल फॉर्म है स्पर्मेटोजोआ। तो अब जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो बिल्कुल स्पर्म की तरह दिखने वाला, ठीक है,
वही स्ट्रक्चर है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देख लिया एमजीसी, मेल जर्म सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, 2 एंड उनका प्लॉइडी लेवल है, डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। उन्होंने क्या किया, माइटोसिस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उसके अंदर बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का भी प्लॉइडी लेवल कैसा है, 2n है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, डिप्लॉइड है। अब इसके अंदर मियोसिस 1 होता है विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन, वहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और जो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे विच विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नाउ दे विल बिकम हैप्लॉइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 पे रुका हुआ है, मियोसिस 1 कंप्लीट होकर जस्ट रुका है, तो मियोसिस 2 करने के बाद में वो स्पर्मेटिड बना देगा और स्पर्मेटिड जो होगा वो भी अगेन सेम ही होगा, लेकिन उसका जो नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो फाइनल हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो फाइनल मिलता है दैट इज स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड जो मिले हैं उस फॉर्म में नहीं रहते, दे रिक्वायर अ डिफरेंट शेप, ठीक है, उनका क्योंकि फंक्शन अलग है। उनका फंक्शन क्या है, उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उनको क्या करना है, फ्यूजन कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, विल सी इट लेटर ऑन। तो अभी हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने पहले डिवीजन कराया, पहले हमने क्या कराया, डिवीजन कराया, ठीक है। पहला तो उसके अंदर भी माइटोसिस हुआ, फिर मियोसिस हुआ, और सेकेंडली फिर हमने क्या कराया, डिफरेंशिएशन कराया। डिफरेंशिएशन से क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, अब वो परफेक्ट स्पर्म का सेल दिखाई देगा अंडर माइक्रोस्कोप। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका हार्मोनल कंट्रोल आगे हमें देखना है। अभी पहले ये क्वेश्चन समझ लो, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स, कितना नंबर होगा। देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया था ना, मियोसिस 1 था तो वहां पर n हो गया, लेकिन फिर मियोसिस 2 के बाद में और डिवीजन होगा, क्या n/2 हो जाएगा, क्या नहीं, वहां पर क्या रहेगा, n ही रहेगा। Why? Because meiosis 2 is same as mitosis. और माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर प्रिजर्व रहता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अब इसका हार्मोनल कंट्रोल हमें देखना है। देखो हार्मोनल कंट्रोल बहुत ही इजी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। हार्मोनल कंट्रोल में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एट प्यूबर्टी सबसे पहले किसका रोल आ जाता है, प्यूबर्टी कब आती है, प्यूबर्टी हिट्स बिकॉज ऑफ, प्यूबर्टी क्यों आती है, ड्यू टू increase levels of what do we call them, ठीक है, GnRH कहां से रिलीज हो रहा है, GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है, कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। तो इसको भी हम समझेंगे। देखो क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पर समझते हैं। अब देखो वी हैव अ हाइपोथैलेमस ओवर हियर, ठीक है। अब यहां से क्या बन के आ रहा है, वी हैव द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वी ऑल्सो हैव द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, वी कॉल इट एज एडिनोहाइपोफाइसिस। व्हाट डू वी कॉल इट एज, एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट दिखाई दे रहा है दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पहले तो आप लोग को ये समझना है कि ये क्या था, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, ओके। सेकेंडली ये जो पार्ट है वी कॉल इट एज एडिनोहाइपोफाइसिस, ओके। और ये क्या है, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है बेसिकली ये आपको डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर हार्मोनल कंट्रोल, जो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर दिया है वहां पर हम समझेंगे। अभी के लिए आपको पहले इतना समझना है कि एडिनोहाइपोफाइसिस को हम क्या कह देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको हम क्या कह देते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पीपीजी एंड एपीजी। अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ना, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये स्टिमुलेट जो भी सिक्रीट करेगा, जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जो हाइपोथैलेमस होता है ये सबसे पहले रिलीज करवाता है GnRH क्या है, दैट इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो एज द नेम सेज ये क्या करवाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाता है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब गोनाडोट्रोपिन है क्या, गोनाडोट्रोपिन 2 हार्मोन है। गोनाडो मतलब इट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया और द सेक्स ऑर्गन्स, ओके। गोनाडोट्रोपिन, ट्रोपिन इज द वर्ड यूज्ड इन हार्मोन्स बेसिकली। तो वहां पर जो हार्मोन्स को वहां के ठीक है गैमीट्स को बनाने वाले जो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो कौन से हैं, एक तो हो जाता है FSH, दूसरा हो जाता है LH। तो एक हो जाएगा FSH, दूसरा हो जाता है LH। अब ये जो है ना, जैसे ही GnRH रिलीज होता है, समझो इस चीज को, जैसे ही GnRH रिलीज हुआ उसका काम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराना। ये हार्मोन का सबसे पहला स्टिमुलेशन कहां से स्टार्ट हुआ है, GnRH से। GnRH रिलीज हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से प्यूबर्टी हिट हुई। GnRH के लेवल इंक्रीज होते हैं इन केस ऑफ मेल्स, तो वहां पर प्यूबर्टी
मोटिलिटी आ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, एडिनो हाइपोफाइसिस पे अफेक्ट होगा और उधर पे स्टिमुलेट हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH। तो दो चीज प्रोड्यूस हो जाती है, FSH हो जाती है और LH हो जाता है। नाउ व्हाट इज FSH एंड व्हाट इज LH? देखो, एक हो जाता है अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हो जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एज द नेम सेज, FSH क्या करेगा, FSH क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेट करेगा। यहां पर फॉलिकल्स क्या है, दीज आर हर सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स है, ठीक है। ये क्या है, फॉलिकल्स है, मतलब बेसिकली जो मेल जर्म सेल्स है उनका डेवलपमेंट कराना है। उनका डेवलपमेंट दो तरीके से होगा, एक तो FSH के थ्रू होगा और एक LH के थ्रू होगा। दोनों का अलग अलग फंक्शन है और दोनों अपने अपने फंक्शन से क्या करते हैं, स्पर्म्स का डेवलपमेंट कराते हैं। दोनों ही जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि अगर आप सिर्फ खाना खाओ और पानी मत पियो, क्या वो हो सकता है? नहीं। या फिर मैं कह दूं कि सिर्फ पानी पियो और खाना मत खाओ, तो ये हो सकता है कि इट इज नॉट पॉसिबल। सो बोथ इज इंपॉर्टेंट, बोथ द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बोथ दीज वी कैन से द पाथवे इज इंपॉर्टेंट। तो पहले इसका काम समझो कि काम क्या है। देखो, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स होते हैं, FSH जो होता है, ये एक्ट करता है ऑन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करवाता है, फैक्टर्स रिलीज करवाता है। ये क्वेश्चन यहां से आया है PYQ में, आई गेस इन 2024 का ही शायद यहां से क्वेश्चन है। फैक्टर्स रिलीज करवाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कराने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इतना ही आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। दूसरा आ जाता है LH। अब LH क्या करता है, LH जो होगा ये स्टिमुलेट करेगा LH को, ठीक है, सॉरी, ल्यूटेनाइजिंग विथ सेल्स, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका एक ही है कि L फॉर LH, L फॉर लेडिक सेल्स। L को जो है L स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला LH होगा। तो बचा क्या, FSH, जो कि किसको करेगा, सर्टोली सेल्स को करेगा। अब जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, इसका फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और मेच्योरेशन फैक्टर रिलीज करवाना। तो मेच्योरेशन फैक्टर्स और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, FSH का, सर्टोली सेल्स का होता है। तो इसके आसपास सर्टोली सेल्स होती है जो कि ग्रोइंग स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, उनका जो है पूरा पोषण वगैरह कर रही है, उनको क्या, मेच्योरेशन के लिए काम करवा रही है। दूसरा, अभी लेडिक सेल्स पर LH काम किया। अब लेडिक सेल्स स्टिमुलेट हो गए तो इनका काम क्या है, दे विल रिलीज एंड्रोजेंस, ठीक है। ये क्या रिलीज करवाएंगे, एंड्रोजेंस, विच इज द ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ, क्या है ये, मेल हार्मोन है। कौन सा इसके अंदर से डोमिनेट करता है या फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इन केस ऑफ फीमेल अगर आप देखो तो टेस्टोस्टेरोन की जगह क्या प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है। तो क्या टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मगर मेजरली कौन किसका रोल होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो LH जो होगा वो किस पर एक्ट करता है वो हम देखेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो LH है वो लेडिक सेल्स पे कर रहा है, विच आर नथिंग बट द इंटरस्टिशियल सेल्स, और वो इंटरस्टिशियल सेल्स फिर हार्मोन रिलीज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो यहाँ पर इसका जो है हार्मोनल कंट्रोल भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि सर्टोली सेल्स, तो एक बार मैं अगर आपको ये बता दूं कि GnRH हुआ, फिर उसके बाद में GnRH इंक्रीज होने के बाद में क्या हो गया, प्यूबर्टी हो गई। अब प्यूबर्टी पे क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है टू रिलीज टू थिंग्स, FSH और LH। अब ये जो FSH है ये सर्टोली सेल्स पर काम करता है और LH जो है वो लेडिक सेल्स पर काम करता है। लेडिक सेल्स जो है एंड्रोजेंस रिलीज करवाता है, एंड्रोजेंस रिलीज करवाता है, और सर्टोली सेल्स जो है ऐसे फैक्टर्स रिलीज कराता है विच इज इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये आप लोग को याद रखना है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से आपको दिया गया है कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब ऐसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, जो सर्टोली सेल्स है उनका मेजर फंक्शन किसके अंदर होगा, डिफरेंशिएशन कराने में होगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं ना। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है ये भी हम समझेंगे। और दूसरा आ जाता है स्पर्मिएशन। अब देखो यहाँ पर तक समझ में आ गया कि ये जो होगा स्पर्मेटोजोआ बन गया। ये स्पर्मेटोजोआ बन के कहां पर रखे हुए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ये अब तक है। अब उन्हें क्या करना है, नाउ दे विल ट्रेवल वेयर, नाउ दे विल ट्रेवल टू, ठीक है, ये कहां पर थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में थे, वहां से वो निकलते हैं एंड एंटर करते हैं इन एपिडाइडमिस, और फिर वहां से जाते हैं इन वासा डेफरेंस,
वासा डिफरेंस, और ये जितने भी डक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जितना भी मैं नाम लिख रही हूँ, इन सबके सिक्रीशंस काम करते हैं और सेमाइनल प्लाज्मा बेसिकली बनाते हैं। दूसरा आ जाता है ये उसका अगर मैच्योरेशन या फिर वी कैन से उसका डेवलपमेंट फर्दर करा रहे हैं, ये ग्रोथ करा रहे हैं बेसिकली। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आ गए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वो एपिडाइडमिस में गया। तो हमने एक्सेसरी डक्ट्स जितने भी देखे थे, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, एंड देन फाइनली कम्स व्हाट, वासा डिफरेंस से वो इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने तीन चार देखे, इनका काम क्या है, ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को। दूसरा, इनके अंदर के कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो कि स्पर्म्स की मोटिलिटी या फिर उसे कह सकते हैं हम लुब्रिकेशन में काम करते हैं। तो ये हो जाते हैं, किसका काम हो जाता है, दिस इज द वर्क ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये यहां तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट में किधर से बन रहा है, वो सेमिनल वेसिकल के पास से बन रहा है। तो सेमिनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स, और दूसरा आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और थर्डली आ जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो अभी यहाँ पर वासा डिफरेंस तक गया, वहां से आ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, वहां से क्या आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, वहां पर ये जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट जो है बेसिकली, यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। किसका आ जाएगा, सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रीशन आ जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट से फिर जब वो आगे जाएगा तो वहां पर प्रोस्टेट का भी सिक्रीशन आ जाएगा। तो मेजरली आपको याद रखना है किसके सिक्रीशन होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स के। 65% कुछ समथिंग होते हैं किसके, सेमाइनल वेसिकल्स के, और 40% के लगभग प्रोस्टेट के होते हैं, एंड नियरली 10 to 15% जो होता है बल्बो यूरिथ्रल का होता है। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज एसेंशियल फॉर व्हाट, फॉर लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं ऑफ द पेनिस। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है कि जो सीमन है, ठीक है, यहां पर बताया हुआ है कि नॉर्मल काउंट क्या होना चाहिए। जो स्पर्म्स होते हैं इनका नॉर्मल काउंट होना चाहिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक इजैकुलेशन में आने चाहिए। ठीक है, इतना इनका नॉर्मल काउंट है। अब इसके अंदर से जो है 60% का क्या होना चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। मतलब उनके पास में शेप एंड साइज बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जो है कुछ एकदम बड़े हैं, कुछ जो है बाय हेड है, मतलब उनके 2 हेड देखे जाते हैं, कुछ की टेल 2 बन गई है, ऐसे सब ये सारी डिफॉर्मिटीज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 40% का जो है विगरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए। विगरस मोटिलिटी वो शो करना चाहिए। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफ अ नॉर्मल स्पर्म। ठीक है, ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं फॉर द स्पर्म पर इजैकुलेशन। दूसरा आ जाता है सीमेन। अब यहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ही देखेंगे। पहले आप देख लो सीमेन क्या है। जो सीमेन होता है दैट इज नथिंग बट सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। तो नॉर्मली जो स्पर्म होते हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एंटायर रिप्रोडक्शन। जो करवाना है, मतलब जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन करवाना है, उसके लिए सिर्फ स्पर्म इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। उनके अंदर सीमेन या फिर वी कैन से सेमाइनल प्लाज्मा का क्वांटिटी बहुत अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी भी। ठीक है, तो सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या आता है, ये हमने ऊपर देख चुका है। फ्रक्टोस आता है, कैल्शियम आते हैं और सर्टेन एंजाइम्स आते हैं। कैल्शियम आता है और सर्टेन एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। ये सेमाइनल प्लाज्मा से कहां से मिल रहा है, फ्रॉम द सिक्रीशंस ऑफ द एक्सेसरी डक्ट्स एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब ये जो स्पर्म है ये सबके साथ में मिलकर क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आई होप दिस एंटायर थिंग इज क्लियर। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया था तो हमने उसको भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कुछ भी नहीं है। जो स्पर्म होता है इनके पास में क्या क्या चीजें होती है, हेड होता है, एक हेड होता है, ठीक है, नेक होता है, बॉडी होती है और टेल होता है। ये 4 चीजें इनके पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक हेड होगा, नेक होगा, बॉडी होगा, टेल होगा। अब यहां पर जो है बोला गया है कि हेड, नेक, बॉडी, टेल, और इसके अलावा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एंटायरली कवर करता है स्पर्म को। ठीक है, एंटायरली कवर करता है। सो सपोज करते हैं अगर दिस इज अ स्पर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नेक के बाद में क्या आ गया, बॉडी आ गया, एंड देन फाइनली वी कैन सी द टेल। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाती है, टेल आ जाती है। तो इसके आसपास जो आपको कवरिंग मिलेगी ये किसकी होती है, सेमाइनल, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, जो कि पूरे स्पर्म को कवर करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरीके से मिलता है नॉर्मल सेल्स में, वही उधर यहाँ पर उसका फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट हेड। हेड के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मेजरली क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर न्यूक्लियस। और इसके अलावा हमें क्या मिलता है, वी कैन सी हियर द अपर पार्ट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्रोसोम। एक्रोसोम के बारे में क्या बताया गया है कि जो एक्रोसोम होता है बेसिकली, ठीक है, जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एक्रोसोम।
दिस इज एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम का काम क्या है? ये जो एक्रोसोम होता है इसके बारे में बोला गया है, दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज प्रेजेंट अबाव द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, इट इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन, और ये पूरा इधर से इधर तक के कवर किया हुआ होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच इज असेंशियल ड्यूरिंग, विच इज असेंशियल और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यहाँ से कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो एंजाइम्स का रोल हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस। अब ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम कह देते हैं नेक, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। व्हाट आर दो स्ट्रक्चर्स? ऑफ कोर्स आई एम मेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरीके के वो कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब ये जो है दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों मिला है? एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्पर्मेटिड से जब वो क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, उस टाइम पे उसके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि नहीं रहते, जैसे कि वैक्यूल आ जाता है, दूसरा आ जाता है गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली गायब हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली उनका रोल नहीं होता फर्टिलाइजेशन में, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। क्या बचता है? माइटोकॉन्ड्रिया बचता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड करना, मेजर काम तो उसका वही है, एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी क्यों चाहिए स्पर्म को? यस, टू प्रोवाइड द विगरस मोटिलिटी विच इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ नॉर्मल स्पर्म। तो उसके पास में क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। मोटिलिटी के लिए उसका, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, उसका टेल जो है एकदम अच्छे से मूव करता हुआ होना चाहिए, और ये एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनका जो पूरा बॉडी वाला पार्ट है, दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बॉडी। और ये जो रीजन था इसको हमने कह दिया नेक, ठीक है। और जिसके ऊपर वाला रीजन है इसको हमने कह दिया है दिस इज योर हेड, ओके। अब लास्ट में आ जाता है दिस इज द टेल, ठीक है। टेल में कुछ भी नहीं है, इट इज अ लॉन्ग, ठीक है, चेन और चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी, और उसके अलावा सेंट्रोजोम भी मिलते हैं, उसका इतना कुछ रोल नहीं बताया गया। सो आई होप हेड भी क्लियर है, नेक में क्या है, बॉडी में क्या है, टेल में क्या है, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, हमने एक डिफरेंसेस हमें देखने थे कुछ, वो क्या था? एक तो हमें देखना था व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां से भी क्वेश्चन आया है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, और तीसरा है स्पर्मिएशन क्या है। देखो ये तीनों अलग अलग टर्म है, कंफ्यूज होना नहीं है, सिंपल सा रूल बता रही हूं, वो याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पहली चीज, जेनेसिस जहां पर भी आया है ना, द वर्ड जेनेसिस इटसेल्फ मीन्स फॉर्मेशन। यहां पर जेनेसिस नहीं आया है तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी चीज फॉर्म नहीं हो रही है, इस पर्टिकुलर जगह पर कोई जेनेसिस वर्ड नहीं यूज किया गया है, मतलब वहां पर कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस दिया है, मतलब पूरा का पूरा स्पर्म फॉर्म हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, राइट फ्रॉम द मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स से लेकर जो स्पर्म फॉर्म हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ पर टी का फर्क है। देखो, अगर आप देखो ऊपर से देखो तो टी इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर टी नहीं आ रहा है बोलने में। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर टी आ रहा है, उसके अंदर पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर टी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जेनेसिस है, मतलब कुछ तो फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? स्पर्मेटिड से क्या फॉर्म हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहा है, या फिर कह दो स्पर्म फॉर्म हो रहा है, एक्चुअल डिफरेंशिएटेड स्पर्म फॉर्म हो रहा है। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, यहाँ पर भी तो स्पर्म ही फॉर्म हो रहा है। ये दोनों को डिफरेंट क्यों बताया गया है? डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में कि एमजीसी जो मेल जर्म सेल्स था, वहां से लेके स्पर्म, मतलब पूरा एंटायर प्रोसेस यहाँ पर आया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोसेस, एक लास्ट जो प्रोसेस हमारा था ना स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का, उसी प्रोसेस को लिया गया है। उस प्रोसेस को अलग से क्यों लिया गया है? बिकॉज यहाँ पर जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंशिएट होता है, और वो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने अलग से नाम दिया, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मिएशन में तो कुछ भी नहीं है, खाली रिलीज ऑफ स्पर्म्स। क्या आपको याद रखना है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से लेकर कहां पर वो एंटर कर रहे हैं, वासा एफरेंशिया कह दो या फिर वो एपिडाइडमिस कह दो, यहां पर एपिडाइडमिस। तो यहां पर जब वो एंटर करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहे हैं, बस उसे हमने क्या कह दिया? स्पर्मिएशन कह दिया है, ठीक है। वो आगे के चैनल्स में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, ये तीनों में बिल्कुल घबराना नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हो। अब नाउ नेक्स्ट,